ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। क्या हुआ मिस्टर? आई एम श्योर बच्ची ने ज्यादा जोर से तो नहीं मारा होगा। आई मीन ज्यादा जोर की नहीं लगी होगी। आखिर आप जैसे इतने बड़े हटे कट्टे आदमी पर एक बच्ची की किक का कितना ही असर हुआ होगा। माया ने आग्नेय के पास आकर उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा। आग्नेय ने सर उठा लाल आंखों से माया को देखा। उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी जो माया को अपनी आग में जलाना चाहती थी। आग्नेय का चेहरा देख माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा और आग्नेय के चेहरे पर झुकी। माया की गर्म सांसें आग्नेय के चेहरे पर पड़ रही थी और उन दोनों की चेस्ट आपस में टच हो रही थी। तभी माया ने अपना एक हाथ आग्नेय के हाथों पर रख दिया। आग्नेय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई माया के इस एक्शन से। तभी माया धीरे से बोली, अभी बाप बनने के लायक हो। अगर अगली बार मुझे बच्ची बोला ना तो बाप बनना तो दूर मर्द कहने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। यू नो वॉट आई मीन। इतना बोल उसने एक नज़र आग्नेय के हाथों को देखा और फिर वापस उसके चेहरे को देख अपनी एक आई विंक कर उसने अपना हाथ हटा लिया और वो 2 कदम पीछे हट गई। माया ने एक नज़र पूरे केबिन को देखा और फिर वापस आग्नेय को देखकर बोली, तुम कौन हो और कौन नहीं ये मुझे नहीं पता और नहीं मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है। बट इतना तो पता चल चुका है मिस्टर जॉन के साथ तुम्हारा कुछ रिलेशन है और शायद राइवल्स का रिलेशन है। खैर जो भी हो, आई डोंट केयर। मुझे नहीं तुमसे मतलब है और नहीं मिस्टर जॉन से। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है जिसे किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की है, और शायद वो तुम ही हो जिसने मेरे डिजाइन्स की फोटो वायरल की है, जिससे मेरे डिजाइन्स की कॉपी बहुत सी कंपनियों ने कर ली है। बेवजह मेरा नुकसान हुआ है और बाकियों का फायदा जो नहीं होना चाहिए था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस्टर। अब तुम मेरे माइंड से तब तक नहीं निकलने वाले हो जब तक मेरे हर एक नुकसान का हिसाब तुमसे बराबर नहीं कर लेती हूँ। ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखा अपना पर्स उठाया और वो डोर की तरफ बढ़ गई। तभी माया डोर के पास आकर रुक गई। उसने हल्का सा सर घुमा, आग्नेय को देखा और फिर तेज आवाज में बोला, मिस्टर अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। पहली मुलाकात में मेरा नुकसान हुआ है एंड आई प्रॉमिस अगली बार तुम्हारा नुकसान होगा, और वो भी इतना बड़ा कि जिसे तुम अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये माया खुराना का वादा है तुमसे। सी यू, चलती हूँ। बोलकर उसने अपनी आंखें पर अपने गॉगल्स चढ़ाए और पूरे एटीट्यूड के साथ चलते हुए केबिन से बाहर निकल गई। केबिन का डोर बंद था, इसलिए माया और आग्नेय की बातें बाहर नहीं सुनाई दी। माया ने एक नज़र केबिन से बाहर खड़े आदित्य और यतीक्ष को देखा और फिर उसकी नज़रें मिस्टर जॉन पर आकर ठहर गई जो नीचे बैठे हुए थे, और आदित्य, यतीक्ष उनके पास चेहरे पर बैठे विंडो से अंदर झांक रहे थे। विंडो ग्लास की थी पर उससे अंदर का कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर कहते हैं ना, एक उम्मीद पर तो सारी दुनिया कायम है। ऐसा ही कुछ यतीक्ष और आदित्य के साथ हो रहा था। वे इस उम्मीद से अंदर झांक रहे थे, क्या पता उन्हें अंदर का कुछ नजर आ जाए। माया अजीब नजरों से उन तीनों को देख रही थी। वो अपना सरना में हिलाते हुए धीरे से खुद में बुदबुदाई, बेवकूफ, आई कांट बिलीव आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, बोलकर वो वहां से निकल गई। इधर आदित्य और यतीक्ष के कानों में जैसे ही माया की आवाज पड़ी, उन दोनों के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत सर घुमा जाती हुई माया को देखा। माया को देखते ही वे दोनों एकदम से हड़बड़ा गए। आदित्य, जो यतीक्ष पर झुका हुआ था, हड़बड़ाने की वजह से वो सीधा चेयर से नीचे मिस्टर जॉन पर आ गिरा। आदित्य के गिरते ही मिस्टर जॉन की जोर की चीख निकल गई। वे जोर से चिल्लाए, आह मार दिया, आह मेरी कमर तोड़ दी, आज ये बुलडोजर मेरी जान लेकर ही मानेंगे। ये बोलते हुए मिस्टर जॉन अपनी कमर सहला रहे थे। उनकी आवाज रुंधी हुई थी। मिस्टर जॉन की चीख सुन आदित्य एकदम से हड़बड़ा कर उठने लगा, पर तभी उसका पैर फ्लो पर फ्लिप हो गया और वो वापस मिस्टर जॉन पर जा गिरा। इधर मिस्टर जॉन, जिन्होंने आदित्य के खड़े होने से एक राहत की सांस ली थी, वे आदित्य के वापस गिरते ही एक बार फिर जोर से दर्द में चिल्लाए। वे फ्लो पर मुंह के बल जा गिरे और उनकी आंखें बाहर आने को हो गई। आदित्य ने एक नज़र मिस्टर जॉन को देखा, जिनकी जान हल्क में अटकी हुई थी। आदित्य ने कुछ पल उन्हें देखा और वैसे ही उन पर गिरा रहा। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे उसका उठने का कोई इरादा हो।
इधर केबिन के अंदर आग्नेय वैसे ही खड़ा डोर को देख रहा था। वो गुस्से में दांत पिसकर बोला, पहली बार ऐसी कोई बंदी मिली है जिसने आग्नेय वालिया को चैलेंज दिया है। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज लिटिल बेबी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? माया खुराना। इतना बोल वो चुप हो गया और अपना फोन निकाल किसी को कॉल करने लगा। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। आग्नेय सामने देखते हुए तुरंत बोला, माया खुराना की सारी जन्म कुंडली निकालो। जन्म से लेकर अब तक कुछ नहीं छूटना चाहिए। उसकी फैमिली, वो क्या करती है, कहाँ रहती है, एवरीथिंग, कुछ नहीं छूटना चाहिए। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर ने देखते हुए तुरंत बोला, माया खुराना की सारी जन्म कुंडली निकालो। जन्म से लेकर अब तक कुछ नहीं छूटना चाहिए। उसकी फैमिली, वो क्या करती है, कहाँ रहती है, एवरीथिंग, कुछ नहीं छूटना चाहिए बोलकर उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर दिया। वो ग्लास वॉल के पास आकर बाहर के नज़ारे को देखते हुए धीरे से बोला, माया खुराना, आई लाइक योर एटीट्यूड। पहली बार कोई मिला है जिसने मुझे पलटकर जवाब दिया है। मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। जब तक खेल में प्लेयर बराबर का ना हो मजा नहीं आता है। लड़की ही सही पर हिम्मत है और तुम्हारी हिम्मत को कैसे तोड़ना है ये मुझे अच्छे से पता है। ये बोलते हुए उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। तभी उसके फोन में मैसेज की रिंग बजी, जिसकी आवाज सुन उसने अपना फोन निकाल उसमें आया हुआ मैसेज चेक किया और उस मैसेज को देखते ही उसकी स्माइल और गहरी हो गई। वो सीधा केबिन से बाहर निकल लिफ्ट में चला गया। उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया था। यतीश और आदित्य अभी भी चेयर पर बैठे हुए थे। मिस्टर जॉन बेहोश हो चुके थे। उनके बेहोश हो जाने के बाद आदित्य ने उन पर से उठने की जहमत उठाई थी। वो कैसा भी हो पर वो किसी को मार नहीं सकता था। आग्नेय को लिफ्ट में जाता देख यतीश और आदित्य दोनों हैरान रह गए। उन दोनों ने एक बार एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर वापस लिफ्ट की तरफ देखने लगे। वे दोनों जल्दी से खड़े हुए और तुरंत लिफ्ट की तरफ भागे, पर वे दोनों लिफ्ट के अंदर जा पाते इससे पहले ही लिफ्ट का डोर बंद हो गया और आदित्य और यतीश दोनों लिफ्ट को जाते देखते रह गए। लिफ्ट सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आकर रुकी। आग्नेय लिफ्ट से बाहर आया और सीधा ऑफिस से बाहर निकल अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। वो यतीश और आदित्य को अपने साथ नहीं लेकर जाने वाला था। कुछ देर बाद आग्नेय की कार एक जगह आकर रुकी। वो कार से बाहर आया और चुपचाप सामने देखने लगा। वो जहां खड़ा था वो एक सुनसान जगह थी। दूर दूर तक पेड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो एरिया जंगल के बीच का एरिया था। आसपास से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। रात होने वाली थी इसलिए कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। आग्नेय ने कुछ पल खामोशी से खड़े रहकर सामने देखा और फिर अपने कदम सामने की तरफ बढ़ा दिए। वो जिस तरफ जा रहा था वहां से जंगल और गहरा होता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद आग्नेय एक जगह आकर रुक गया। वो चुपचाप सामने देख रहा था। सामने एक बड़ा सा खंडर जैसा घर दिखाई दे रहा था, जो कि पुराना और कई दिनों से बंद पड़ा हुआ नजर आ रहा था। उस पर मिट्टी जमी हुई थी और डोर वॉल्स भी थोड़ी टूटी फूटी सी थी। उस घर की हालत देखकर ही पता चल रहा था जैसे उसे कई दिनों से उसे खोला नहीं गया हो और नहीं उसे संभाला गया था। वो घर एकदम सुन्ना पड़ा हुआ था। आग्नेय चुपचाप उस घर को देख रहा था। तभी उस घर का मेन डोर जो टूटा हुआ था वो ओपन हुआ और उसमें से एक आदमी, जिसने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और उसके कपड़े भी बहुत अजीब से थे। उसने ऊपर कलरफुल शर्ट पहनी थी और नीचे ढीली ढाली सी पेंट, गले में रुमाल डाल हुआ था और वो मुंह में कुछ चबा रहा था। वो आदमी दिखने में गुंडे मवाली टाइप का लग रहा था। तभी उसके पीछे से एक आदमी और बाहर आया जिसने उसी के जैसे पकड़े पहने थे और हाथ में गन पकड़ी हुई थी। उन दोनों ने अपने पैनी नजरें घुमा चारों तरफ देखा। उन दोनों आदमियों को देखते ही आग्नेय एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल हाथ में पकड़ ली और ट्रिगर पर अपनी उंगलियां कसते हुए उसने हल्का सा सर बाहर निकाल उन दोनों आदमियों को देखा जो अब अंदर जा रहे थे। उन दोनों को अंदर जाता देख आग्नेय की उंगलियां गन के ट्रिगर पर ढीली पड़ गई और उसने अपने कदम उस खंडर की तरफ बढ़ा दिए। इधर माया फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रही थी। वो अपने अपार्टमेंट जा रही थी जो उसने खरीदा था और वही अभिमान और आरशी थे। माया का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था, जिससे उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अभी ड्राइव कर ही रही थी तभी उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन माया ने पैसेंजर शीट पर पड़े अपने फोन को देखा जिस पर डेविड नाम शो हो रहा था।
माया ने तुरंत फोन उठा कॉल पिक कर अपने कान पर लगाते हुए कहा, हम बोलो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? वो सब कहा है, और इन सब के पीछे किसके हाथ है? तभी दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, यस मैम, पता चल गया है, वो सब कहा है। मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वे सब वही है, एंड इसके पीछे कौन है इसका हम पता नहीं लगा पाए हैं, बट आई एम श्योर वो वही होगा जो इन सब के पीछे है। ये सुनते ही माया ने एकदम से कार को ब्रेक लगा रोक दी। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा जिसमें एक जगह का एड्रेस आया हुआ था। माया ने डेविड की बात का बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर दिया और फोन को वापस पैसेंजर सीट पर रख अपनी कार को टर्न लेकर वो उस एड्रेस की जगह जाने लगी। कुछ देर बाद माया की कार एक जगह आकर रुकी। माया ने बैक सीट पर पड़ी अपनी गन उठाई। गन 2 थी। माया ने दोनों गन को अपने हाथ में लिया और फिर वो कार से बाहर आ गई। तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी कार पर पड़ी जो रॉयल्स कार थी। उस कार को देखते ही माया की आईब्रो आपस में मिल गई। वो धीरे से बोली, आई थिंक ये कार उसी की है जो इन सब के पीछे है। ये बोलते हुए उसने कार पर से नजरें हटा सामने देखा जहां घना जंगल नजर आ रहा था। माया ने कुछ पल सामने देखा और फिर अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। कुछ दूर चलने के बाद माया के कदम रुक गए और वो चुपचाप सामने देख रही थी जहां एक खंडर नजर आ रहा था। माया ने कुछ पल उस खंडर को देखा और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसके दोनों हाथों में गन थी और वो कॉन्फिडेंट के साथ चल रही थी। उसके चेहरे पर कहीं खौफ का नामो निशान नहीं था। वो खंडर के पास आई और धीरे से डोर ओपन कर अंदर जाने लगी। उसकी नजरें सामने देख रही थी। सामने एक छोटा डोर था जो अंदर से बंद था। माया उस डोर के पास आई और हल्का सा अपने हाथ से डोर को धक्का दिया। तभी एक तेज आवाज के साथ वो डोर नीचे जमीन पर जा गिरा। डोर टूटा हुआ था इसलिए माया के हल्के से हाथ लगाने पर भी वो नीचे गिर गया। डोर लोहे का था जिससे गिरते ही एक तेज आवाज वहां गूंज उठी। माया ने झट से सामने देखा। उसके सामने 5 से 6 आदमी हाथों में गन पकड़े हुए थे। माया कुछ करती इससे पहले ही उन आदमियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर माया को एक बुलेट भी लगती इससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़ झटके से वॉल के पीछे खींच लिया और गोलियां सामने की वॉल पर जा लगी। बुलेट लगने की वजह से वॉल में छेद पड़ गए और उनमें से चूना जैसा झड़कर नीचे गिरने लगा। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। माया ने झट से सामने देखा। उसके सामने 5 से 6 आदमी हाथों में गन पकड़े हुए थे। माया कुछ करती इससे पहले ही उन आदमियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर माया को एक बुलेट भी लगती इससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़ झटके से वॉल के पीछे खींच लिया और गोलियां सामने की वॉल पर जा लगी। बुलेट लगने की वजह से वॉल में छेद पड़ गए और उनमें से चूना जैसा झड़कर नीचे गिरने लगा। माया ने जल्दी से सामने देखा और अपने सामने खड़े शख्स को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम। उसने इतना ही बोला था तभी उसके सामने खड़े आग्नेय ने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसे चुप कर दिया। माया गुस्से से कांपते हुए आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय भी गुस्से से माया को देख रहा था। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर झटके से माया को वॉल से लगा धीमी आवाज में बोला, पागल हो तुम लिटिल बेबी। मरने का इतना शौक चढ़ा है तो जाओ सामने से जाकर मरो, बट मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना जो ऐसे चिल्लाकर उन सब यम के पूतों को यहाँ बुला रही हो। ये बोलते हुए उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर माया की आंखें छोटी हो गई। उसने आंखों के इशारे से आग्नेय को उसका हाथ अपने मुंह से हटाने को कहा। माया का इशारा समझ आग्नेय ने अपने हाथ को देखा जो अभी भी माया के मुंह पर था। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। आग्नेय के हाथ हटाते ही दूसरे ही पल माया गुस्से से बोली, यू मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की और तुम उन सबसे डर रहे हो? एक सेकंड, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अगर इतना ही मरने का डर लगता है तो घर पर रहो, यहाँ क्यों आए हो? ये बोलते हुए वो अपनी आंखें छोटी कर बुरी तरह आग्नेय को घूर रही थी। इधर आग्नेय के कान में बार बार एक ही वर्ड सुनाई दे रहा था, तुमने मुझे टच कैसे किया? अचानक ही आग्नेय के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने माया की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी नजरें माया की आंखों से होते हुए उसकी नोच पर आई और लास्ट में उसके होंठों पर आकर ठहर गई। वो वैसे ही उसके होंठों को देखते हुए बोला, लिटिल बेबी, मैंने तो तुम्हें टच ही नहीं बल्कि इन्हें भी टेस्ट किया है। ये बोलते हुए वो अपना अंगूठा माया के होंठों पर रख अजीब तरह से उसके होंठों को सहला रहा था। उसकी इस हरकत पर माया ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए।
वो आग्नेय का हाथ झटकने को होती है, तभी आग्नेय ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ उसकी पीठ से लगा दिया। माया ने झट से आग्नेय की तरफ देखा, जो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आग्नेय हल्का सा माया के चेहरे पर झुका और धीरे से हस्की वॉइस में बोला, बेबी मौत का डर नहीं लगता, बट अभी जवानी में मरने का शौक नहीं है मुझे नहीं पता था हमारी दूसरी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी। अब मुलाकात हो गई है तो जो तुमने ऑफिस में किया था उसका हिसाब भी बराबर कर ही लेते हैं। इतना बोल वो चुप हो गया और तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, व्हाट? अभी उसने इतना ही बोला था तभी आग्नेय ने अपना एक हाथ उसकी चेस्ट पर रख दिया। आग्नेय के इस एक्शन से माया अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने झट से सर झुका आग्नेय के हाथ को देखा। वो कुछ करती इससे पहले ही आग्नेय ने अपने हाथ को जोर से प्रेस किया और दूसरे ही पल माया की हल्की सी चीख निकल गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। आग्नेय ने कुछ पल माया के चेहरे को देखा और फिर तिरछा मुस्कुराकर अपना हाथ हटा लिया। वो माया के चेहरे पर हल्के से फूंक मारते हुए बोला, अगली बार मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोच लेना। आग्नेय वालिया किसी का उधार नहीं रखता बल्कि सूद समेत सामने वाले को लौटाता है। इतना बोल उसने माया के हाथों को छोड़ दिया और उससे 2 कदम पीछे हट गया। उसकी बात सुनकर माया ने झट से आंखें खोल उसकी तरफ देखा और गुस्से से दांत पिसकर बोली, यू बास्टर्ड, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी गन को आग्नेय के फरहेड पर पॉइंट कर दिया और तिरछा मुस्कुरा कर बोली, उधार तो मैं भी किसी का नहीं रखती हूँ। जब तक सामने वाले को उसका डबल नहीं लौटा देती हूँ तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है। बोलकर उसने एक जोर की लात आग्नेय के घुटनों पर दे मारी। आग्नेय को माया के इस एक्शन की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। माया के वार से वो संभल नहीं पाया और घुटनों के बल नीचे जा गिरा। वो घुटनों पर बैठा हुआ था और उसकी नजरें फ्लो को घूर रही थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। माया डेविल स्माइल करते हुए बोली, पेन के बदले पेन एंड रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट। ये बोलते हुए वो हल्का सा आग्नेय के चेहरे पर झुकी और उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए धीरे से बोली, अगली बार मुझसे उलझने से पहले 200 बार सोच लेना। फायदे में रहोगे वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी। आग्नेय ने सर उठा माया को देखा और झट से पीछे से उसके बालों को पकड़ अपने बेहद करीब खींच लिया और माया को बिना संभलने का मौका दिए उसके होंठों को अपने होंठों में कैप्चर कर लिया। माया ने झट से आग्नेय की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। माया की हेजल आंखें आग्नेय की समंद सी गहरी नीली आंखों में देख रही थी। तभी अचानक आग्नेय ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल जस्ट अपने अपोजिट साइड गोली चला ली। गन शॉट की आवाज के साथ एक आदमी की जोर की चीख वहां गूंज गई। उस चीख को सुनते ही माया ने तुरंत तिरछी नजरों से आग्नेय के पीछे देखा जहां एक आदमी पेट के बल फ्लो पर पड़ा था। उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी और वो मर चुका था। एक नजर उस आदमी को देखने के बाद माया ने झट से वापस आग्नेय को देखा जो अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों के होंठ अभी भी जुड़े हुए थे और आग्नेय उसके होंठों को बेताबी से चूम रहा था। माया कोई रिएक्शन नहीं कर रही थी। ना वो आग्नेय से दूर हो रही थी और न ही उसकी किस में साथ दे रही थी। तभी माया की नजर आग्नेय के पीछे खड़े 2 आदमियों पर पड़ी जो उनकी तरफ गन पॉइंट किए खड़े थे। वे दोनों ट्रिगर दबाते इससे पहले ही माया ने अपने दोनों हाथ आग्नेय के कंधे पर रख उन दोनों आदमियों को एक साथ शूट कर दिया। माया के दोनों हाथों में गन था और उसका निशान एकदम करेक्ट था। गोली सीधे उन दोनों आदमियों के सीने पर हट वाली जगह जाकर लगी थी। उनकी हल्की सी चीख निकल गई और उनके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। दूसरे ही पल वे दोनों आदमी भी पीठ के बल नीचे जा गिरे। उनके सीने से खून निकल रहा था और उनका शर्ट खून से भीग चुका था। उन दोनों की आंखें हल्की खुली थी और कुछ पल बाद उनकी हल्की खुली आंखें भी पूरी तरह बंद हो गई। उनकी सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। तभी वहां बहुत सारी गन शॉट की आवाजें आने लगी। आग्नेय और माया ने तिरछी नजरों से गोलियों की आवाज की डायरेक्शन में देखा। बहुत सारे आदमी उस घर से बाहर आ रहे थे और उन सबके हाथों में गन थी। वे गोलियां चला रहे थे। आग्नेय जल्दी से माया से दूर हुआ और वे दोनों तुरंत खड़े हो वहां से एक पिलर के पीछे जाकर छुप गए। आग्नेय ने माया का हाथ पकड़ा हुआ था। माया की पीठ पिलर से लगी हुई थी और आग्नेय उसके सामने खड़ा था। आग्नेय की नजरें उन आदमियों पर टिकी हुई थी। माया की नजरें एक पल के लिए आग्नेय के चेहरे पर आकर थम गई। तभी वहां गन शॉट की आवाज आई जिसकी आवाज सुनते ही माया एकदम से अपने होश में आई।
उसने पिलर के पीछे से हल्का सा सर बाहर निकाल सामने देखा, जहां कुछ आदमी उनकी तरफ आ रहे थे। आग्नेय ने अपनी गन निकाली और बिना देखे तेजी से उन्हें शूट करने लगा। माया भी पिलर के पीछे से सर बाहर निकाल उन सबको देखते हुए शूट कर रही थी। उन दोनों की गन से निकली एक भी गोली वेस्ट नहीं जा रही थी। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। आग्नेय ने अपनी गन निकाली और बिना देखे तेजी से उन्हें शूट करने लगा। माया भी पिलर के पीछे से सर बाहर निकाल उन सबको देखते हुए शूट कर रही थी। उन दोनों की गन से निकली एक भी गोली वेस्ट नहीं जा रही थी। कुछ देर में उन दोनों की गन खाली हो गई। अब गन में एक भी बुलेट नहीं थी। आग्नेय और माया ने एक नज़र एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर सामने की तरफ जहां कुछ आदमी अभी भी बचे हुए थे। बहुत सारे आदमी मर चुके थे। उनकी डेड बॉडी फ्लो पर पड़ी थी और पूरा फ्लो खून से सना हुआ था। सामने वाले आदमियों की गन भी खाली हो चुकी थी। सब लगातार शूट कर रहे थे, इसलिए गन कुछ ही मिनटों में खाली हो गई थी। अचानक ही आग्नेय के फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसने माया की तरफ देखा और हल्की आवाज में बोला, लिटिल बेबी फाइटिंग आती है ना तुम्हें, तो अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाओ। आई श्योर यहाँ तुम भी उसी काम के लिए आए हो जिस काम के लिए मैं आया हूँ। ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ माया की तरफ बढ़ा दिया। माया जिसकी नजरें सामान्य आदमियों को देख रही थी, आग्नेय की आवाज सुन वो उसकी तरफ पलटी और उसकी नजरें सीधा उसकी तरफ बढ़े आग्नेय के हाथ पर पड़ी। माया ने कुछ पल आग्नेय के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, माया खुराना ऐसे ही किसी ऐरे गेरे का हाथ नहीं थामती है। तभी आग्नेय बीच में बोला, आग्नेय वालिया भी किसी ऐरे गेरे की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाता है, और अगर बढ़ाता है तो समझ जाना चाहिए वो उसके लिए बहुत खास है। कुछ खास है तुम्हारे अंदर जो मेरा हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा है, वरना ये हाथ जब भी किसी की तरफ बढ़ा है तो सिर्फ खून खराबे के लिए। ये बोलते हुए उसने माया का हाथ जबरदस्ती अपने हाथ में ले लिया। माया बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने हाथ को देख रही थी जो आग्नेय के हाथ में था। अचानक ही माया के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। जिसे आग्नेय देखता उससे पहले ही वो स्माइल गायब हो गई। माया के दिमाग में कुछ चल रहा था, पर क्या ये सिर्फ वही जानती थी, वरना कोई उसकी परमिशन के बिना उसे छू भी सके इतनी किसी की औकात नहीं थी। माया आग्नेय को खुद को छूने दे रही थी क्योंकि उसमें उसकी खुद की मर्जी शामिल थी, जिसकी वजह सिर्फ वही जानती थी। आग्नेय माया के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, लिटिल बेबी अब ये हाथ तभी छूटेगा जब मैं चाहूंगा, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। बोलकर उसने झटके से माया को अपनी तरफ खींचा। माया सीधा उसके सीने से आ लगी। उसके बाल उसके फेस पर आ गए, जिससे उसका चेहरा आधा चेहरा बालों से ढक चुका था। आग्नेय माया के चेहरे पर आते बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, जो सोच रही हो वो करने का सोचना भी मत, क्योंकि आग्नेय वालिया कुछ भी हो सकता है पर बेवकूफ नहीं। इंसान के चेहरे को देखकर उसके दिमाग को पढ़ सकता हूँ। तुम तो फिर भी बच्ची हो। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर माया ने झट से सर उठा आग्नेय को देखा। उसके माथे पर बल पड़ चुका था और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के आग्नेय को देख रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आदमी ने आग्नेय की पीठ पर जोर से एक चेयर दे मारी। चेयर टूटकर नीचे गिर गई और आग्नेय हल्का सा आगे की तरफ झुक गया, पर दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया। माया ने झट से आग्नेय के पीछे देखा, जहां एक मोटा सा आदमी गंदी सी हंसी हंसते हुए आग्नेय को देख रहा था। माया ने एक बार उस आदमी को देखा और फिर वापस आग्नेय को देखने लगी, जो अभी भी उसे ही देख रहा था। आग्नेय को देखकर लग रहा था जैसे उसे अपने दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो या फिर उसे पेन फील ही ना हो रहा हो। आग्नेय माया की आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, बेबी तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? अभी अभी एक आदमी ने तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को मारा है और तुम उसे तोड़ने की जगह मुझे घूर रही हो। इट्स नॉट फेयर। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी पीछे से एक आदमी जोर से उसकी पीठ पर लोहे की राड़ से मारते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारी तो। उसने इतना ही बोला था, तभी आग्नेय ने अपना हाथ पीछे कर उस राड़ को अपने हाथ में पकड़ लिया। राड़ आग्नेय की पीठ से 1 इंच की दूरी पर थी। आग्नेय ने कस के अपनी मुट्ठियों में राड़ को पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा जो अब तक शांत नजर आ रहा था, अचानक ही वो डार्क हो गया। उसके आसपास का ऑरा बेहद खतरनाक हो गया। गुस्से की वजह से उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई, जिनके चटकने की आवाज माया के साथ सामने खड़े आदमी को भी सुनाई दे रही थी। अब तक वो आदमी जो हंस रहा था, आग्नेय का चेहरा देख उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई और उस हंसी की जगह डर ने ले ली।
आग्नेय अपनी नेक को लेफ्ट राइट करते हुए धीमी मगर अपनी कर्कश आवाज में बोला, जब मैं बोल रहा था तो तुम्हारी बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई? अपने आप को 30 मार खा समझते हो? इतना बोल उसने झटके से उस राड़ को आदमी के हाथ से छीन लिया और एकदम से उसके पेट में एक जोर की लात मार दी। वो आदमी आग्नेय की किक पड़ते ही सीधा 4 फुट दूर जा गिरा। उसने कस के अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द में चीखते हुए वो फ्लो पर इधर उधर होने लगा। तभी आग्नेय उसके पास आया और अपने हाथ में पकड़ी राड़ को एकदम से उसके सर पर दे मारी। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। पेट को पकड़ लिया और दर्द में चीखते हुए वो फ्लो पर इधर उधर होने लगा। तभी आग्नेय उसके पास आया और अपने हाथ में पकड़ी राड़ को एकदम से उसके सर पर दे मारी। एक तेज आवाज के साथ उस आदमी की हल्की सी चीख वहां गूंज गई और दूसरे ही पल उसके मुंह से निकलने वाली आवाज एकदम से बंद हो गई। उसके सर से खून बहकर पूरे मुंह पर लग गया। उसका सारा मुंह खून से सन चुका था और वो शायद अब मर चुका था। तभी एक आदमी माया के सामने आया और उसे मारने के लिए अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाता है। तभी माया ने उसके हाथ को पकड़ उसे झटके से घुमाते हुए उसके हाथ को उसकी पीठ से लगा दिया। उस आदमी की पीठ माया की तरफ थी और मुंह आग्नेय की तरफ। उसकी हल्की सी चीख निकल गई क्योंकि माया के हाथ मरोड़ने से उसके कंधे में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उस आदमी की चीख सुन आग्नेय ने हल्का सा सर टेढ़ा कर माया की तरफ देखा, जो गुस्से से उस आदमी को देख रही थी। तभी दूसरा आदमी माया की पीठ पर हॉकी स्टिक से मारने को होता है, पर तभी माया ने उसके घुटनों पर एक जोर की बैक किक दे मारी। वो आदमी घुटनों के बल गिर गया। तभी माया ने अपने हाथ में पकड़े आदमी की गर्दन को झटके से घुमाया। एक चटाक की आवाज के साथ उस आदमी की गर्दन एक तरफ झुक गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। माया ने झटके से उस आदमी को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आदमी पेट के बल नीचे जा गिरा। वो मर चुका था। माया ने एक बार उस आदमी को देखा और फिर वो तुरंत अपने पीछे घुटनों के बल पड़े आदमी की तरफ मुड़ी। वो आदमी उठने की कोशिश कर रहा था। तभी माया ने उसी का गिरा हुआ हॉकी स्टिक अपने हाथ में उठाया और जोर से हॉकी स्टिक को उसके सर पर दे मारा। वो आदमी जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, माया के वार से वो सीधा नीचे जा गिरा। उसने अपने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और वो फ्लो पर दर्द की वजह से इधर उधर होने लगा। वो दर्द में चिल्ला रहा था। उसके सर से खून बह रहा था। उसके दोनों हाथ खून में रंग चुके थे। माया को उस आदमी को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर आग्नेय भी अपने सामने आ रहे आदमियों को मार रहा था। कुछ ही देर में सारे आदमी बेजान से नीचे फ्लो पर पड़े थे। कुछ आदमियों की सांसें अभी भी चल रही थी तो कुछ मर चुके थे। पूरे फ्लो पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। सामान टूटा फूटा इधर उधर बिखरा पड़ा था। माया ने अपने हाथ झाड़ते हुए आग्नेय की तरफ देखा, जो अपनी शर्ट पर लगी धूल को साफ करते हुए उसी की तरफ आ रहा था। आग्नेय माया के पास आया और वो उसे देखकर बोला, लिटिल बेबी, फाइटिंग स्किल्स कमाल की है तुम्हारी। तभी माया बीच में बोली, सी माया खुराना तो पूरी ही कमाल की है मिस्टर वाटेवर। ये सुनते ही आग्नेय माया को कमर से पकड़ अपने बेहद पास खींचकर बोला, आग्नेय, आग्नेय वालिया नाम है। उसकी बात सुनकर माया तुरंत बोली, मेरे लिए अजनबी हो और अजनबी ही रहोगे मिस्टर वाटेवर। ये बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुनकर आग्नेय तिरछा मुस्कुरा कर बोला, देखते हैं ये मिस्टर वाटेवर कब तक तुम्हारे लिए अजनबी रहता है। बहुत जल्द इस अजनबी का यहाँ राज होगा। ये बोलते हुए वो अपनी एक उंगली से माया के दिल वाली जगह कुछ पैटर्न बना रहा था। माया आग्नेय का हाथ नीचे झटकते हुए बोली, कुत्ता बिल्ली कुछ भी पालो, पर ये गलतफहमी मत पालना कि माया के दिल पर कभी किसी की हुकूमत होगी। ये मेरा दिल है जिसके धड़कने की वजह से मैं जिंदा हूँ। इसकी धड़कनों पर कभी किसी का नाम नहीं होगा। आग्नेय डेविल स्माइल करते हुए बोला, प्यार, इश्क, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता है। ये कब किससे हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। तभी माया बीच में बोली, ये प्यार रोज बदलने वाली ड्रेस नहीं है, ये कफन है जिसे एक बार ओढ़ते हैं तो लास्ट तक नहीं उतरता है, और मुझे ये कफन ओढ़ने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें इसे ओढ़कर बर्बाद होना है तो बेशक हो सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलकर उसने आग्नेय के हाथ अपनी कमर से हटाए और वो वहां से निकल पलट कर जाने लगी। तभी आग्नेय पीछे से तेज आवाज में बोला, मैं तो पहले भी बर्बाद था और आज भी बर्बाद हूँ, पर एक बार ये कफन मैं भी ओढ़ना चाहूंगा और साथ में तुम्हें भी अपने साथ ओढ़ाऊंगा। बोलकर वो डेंजर तरीके से मुस्कुरा दिया।
माया ने आग्नेय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा उस घर के अंदर चली गई। आग्नेय भी उसके पीछे उस घर के अंदर चला गया। इधर दूसरी तरफ लंदन की एक सुनसान पड़ी सड़क जिस पर कोई नहीं आ जा रहा था। उसी सड़क पर एक लड़की जिसने नीलेंथ व्हाइट फ्रॉक पहनी थी, वो तेजी से भागे जा रही थी। उसके चेहरे पर बने आंसुओं के निशान उसके दर्द को बयां कर रहे थे। उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे और वो तेजी से भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसके होंठ डर और घबराहट की वजह से कांप रहे थे। उसके पीछे से कई लोगों के जूतों की आवाज आ रही थी। उन जूतों की आवाज को सुनकर ही पता चल रहा था कि वे सब आदमी उस लड़की का पीछा कर रहे हैं या फिर उसे पकड़ने के लिए ही उसके पीछे भाग रहे हैं। वो लड़की अपनी पूरी ताकत लगा तेजी से भाग रही थी। तभी अचानक उसकी नजरें सड़क पर कुछ दूर खड़ी कार के काफिलों पर पड़ी। वे सब कार उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उनकी हेडलाइट की रोशनी सामने की तरफ थी और वो लड़की उन सब कार के पीछे खड़ी थी। उसे कार की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा और फिर तेजी से उन कार्स की तरफ बढ़ गई। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। वो लड़की अपनी पूरी ताकत लगा तेजी से भाग रही थी। तभी अचानक उसकी नजरें सड़क पर कुछ दूर खड़ी कार के काफिलों पर पड़ी। वे सब कार उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उनकी हेडलाइट की रोशनी सामने की तरफ थी और वो लड़की उन सब कार के पीछे खड़ी थी। उसे कार की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा और फिर तेजी से उन कार्स की तरफ बढ़ गई। इधर सबसे आगे की कार की बोनट पर एक शख्स बैठा होंठों से अजीब सी धुन बजाते हुए सामने देख रहा था। उसके सामने सड़क पर एक आदमी नीचे बेजान सा पड़ा हुआ था। उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी और उसका पूरा शर्ट खून से भरा हुआ था। उसके सर से खून निकल रहा था जिससे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। उसकी आंखें हल्की खुली हुई थी और वो अपनी अधखुली आंखों से चुपचाप कार के बोनट पर बैठे शख्स को देख रहा था जो उसे देख डेंजर तरीके से मुस्कुरा रहा था। तभी वो शख्स कार के बोनट से नीचे उतरा और सामने पड़े उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके ब्लैक शूज उस आदमी के मुंह के पास थे। तभी वो शख्स हल्का सा नीचे झुका और उसने उस आदमी के बालों को कस के अपनी मुट्ठियों में भर धीरे मगर सर्द आवाज में कहा, हम अब बोलो, क्या बोल रहे थे? मेरा खेल खत्म करोगे तुम? सी देखो मेरा खेल खत्म करते हुए तुम्हारी क्या हालत हो गई है। जुबान बोलने के लिए दी है तो उतनी ही चलाया करो जितनी जरूरत हो। रिवांश वालिया को ज्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं है और तुमने तो ज्यादा से ज्यादा बकवास की है, उसका अंजाम तो भुगतना होगा ना ऑफिसर। बोलकर उसने झटके से ऑफिसर के बालों को छोड़ दिया। ऑफिसर जो पहले से ही अधमरी हालत में था, आरवी के अचानक बाल झटकने से वो संभल नहीं पाया और मुंह के बल सड़क पर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी। रिवांश रुमाल से अपने हाथ साफ करते हुए तेज आवाज में बोला, ले जाओ इसे और जाकर जंगली जानवरों को खिला दो। जीते जी तो ये किसी के काम नहीं आ सका, मरने के बाद जंगली जानवरों का खाना बनने के काम आ सकता है। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल सीधे ऑफिसर की तरफ शूट कर दी। उस शांत माहौल में गन शॉट की आवाज के साथ किसी की जोर की चीख वहां गूंज गई। किसी के चीखने की आवाज सुन सारे बॉडीगार्ड एक पल के लिए चौंक गए और उन सबने ने तुरंत आरवी के पीछे देखा जहां वही लड़की अपने कानों पर दोनों हाथ रखे आंसू भरी आंखों से सड़क पर पड़े ऑफिसर को देख रही थी। गोली ऑफिसर के फोरहेड के बीचों बीच लगी हुई थी। वो मर चुका था। उस लड़की की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वो डर से पूरा कांप रही थी। आरवी ने हल्का सा सर घुमा अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ देखा और उसे देखते ही उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो एक पल के लिए हैरान हुआ पर दूसरे ही पल उसका चेहरा वापस एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो धीरे से बोली, लिटिल माउस। ये बोलते हुए वो उस लड़की की तरफ पलटा और एकदम से तेज आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी नजरों के सामने आने की हिम्मत कैसे की तुमने? मना किया था ना मैंने कि फिर कभी मेरे सामने मत आना वरना वो हाल करूंगा जो तुम कभी नहीं भूल पाओगी। ये बोलते हुए उसने अपना एक कदम लड़की की तरफ बढ़ा दिया। आरवी की आवाज सुन वो लड़की जो पहले से डर से कांप रही थी वो और ज्यादा कांप गई। उसने तुरंत आरवी की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आरवी को देखते ही वो लड़की एकदम से हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली, सर। इतना बोल वो चुप हो गई। उससे आगे कुछ नहीं बोला जा रहा था। उसके सामने कुछ पुरानी सी यादें आने लगी थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? इतनी रात को किसकी रातें रंगीन कर रही थी?
आरवी ने तेज आवाज में कहा। अभी उसने इतना ही बोला था तभी अचानक उस लड़की के कदम हल्के लड़खड़ा गए। उसने अपना एक हाथ अपने सर पर रख लिया और दूसरे ही पल उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई। वो नीचे गिरने को होती है तभी आरवी ने जल्दी से आगे बढ़ उसे कमर से पकड़ अपनी बाहों में थाम लिया। वो हल्का सा उस लड़की पर झुका हुआ था। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। आरवी की नजरें उस लड़की के खूबसूरत छोटे से चेहरे पर टिकी हुई थी, जिस पर आंसुओं के निशान बने हुए थे और बेहोशी की हालत में भी वो हल्का कांप रही थी। सारे बॉडीगार्ड हैरानी से आरवी को देख रहे थे, जिसकी नजरें बस उस लड़की पर टिकी हुई थी। अरे ओ हीरो, ये लड़की हमारी है, इसे छोड़, हम इसे लेने आए हैं। एक आदमी ने आरवी के पास आकर उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। आरवी, जिसकी नजरें अब तक उस लड़की के चेहरे पर टिकी हुई थी, उस आदमी की आवाज सुन उसने हल्की सी नजरें उठा उसकी तरफ देखा। तभी अचानक उसकी नजरें उस आदमी के हाथ पर आकर टिक गई जो उस लड़की के कंधे पर रख हुआ था। उस आदमी का हाथ देखकर अचानक ही आरवी का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें सर्द हो गई और गुस्से से उसकी पकड़ उस लड़की की कमर पर कस गई। हाथ हटाओ अपना, आरवी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। आरवी की आवाज सुन वो आदमी एकदम से कांप गया और उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। आरवी की आवाज में ही ऐसी कशिश थी जिसे सुन वो आदमी एकदम से कांप गया। आरवी ने उस लड़की को अपनी तरफ खींचा। वो लड़की सीधा उसके सीने से आ लगी। आरवी ने एक हाथ से उसे कमर से पकड़ अच्छे से अपनी बाहों में संभाला और सर्द नजरों से उस आदमी को घूरने लगा। उस आदमी के पीछे 5 से 6 आदमी और थे। ये सब आदमी वही थे जो इस लड़की के पीछे भाग रहे थे। वो लड़की जिसका नाम लवी था, दिखने में बेहद खूबसूरत, कोई देखे तो एक पल के लिए उससे अपनी नजरें हटाना भूल जाए। उम्र 19 साल, वो लंदन में ही रहती थी। ये आदमी कौन थे और लवी इनसे भाग क्यों रही थी, ये आगे पता चलेगा। आरवी ने हल्का सा सर टेढ़ा कर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देख तेज आवाज में कहा, इन सबको लड़की चाहिए, इनकी ये विश अच्छे से पूरी होनी चाहिए। भाई के हेल विला में ले जा, इनकी अच्छे से खातिरदारी करो। ये बोलते हुए उसने लवी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपनी कार में बैठ गया। आरवी के बॉडीगार्ड उन आदमियों के पास आए और उन्हें बिना संभलने का मौका दिए उन्होंने उन सबको पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो हमें, वरना अच्छा नहीं होगा तुम सब के लिए। तुम सब हमारे बॉस को जानते नहीं हो, अगर उन्हें पता चला तुमने उनके प्लान को बर्बाद किया है तो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। वो एक आदमी बॉडीगार्ड की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोला। बॉडीगार्ड ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन सबको जबरदस्ती अपनी कार में बैठा आरवी के बताई हुई जगह पर उन सब आदमियों को ले गए। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। छोड़ो हमें, वरना अच्छा नहीं होगा तुम सब के लिए। तुम सब हमारे बॉस को जानते नहीं हो, अगर उन्हें पता चला तुमने उनके प्लान को बर्बाद किया है तो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। वो एक आदमी बॉडीगार्ड की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोला। बॉडीगार्ड ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन सबको जबरदस्ती अपनी कार में बैठा आरवी के बताई हुई जगह पर उन सब आदमियों को ले गए। कुछ देर बाद आरवी की कार उसके विला के सामने आकर रुकी। आरवी कभी कभार लंदन आता जाता रहता था, इसलिए उसका यहाँ पर खुद का एक पर्सनल विला था। आरवी कार से बाहर आया और लवी को अपनी गोद में उठा विला के अंदर चला गया। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो सामने देखकर चल रहा था। वो लवी को लेकर एक रूम में आया और उसे बेड पर लेटा। उसने कुछ पल उसे देखा और फिर अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, हेलो। तभी आरवी बिना किसी भाव के लवी को देखते हुए बोला, एक फीमेल डॉक्टर को अभी मेरे रूम में लेकर आओ। बोलकर उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद आरवी के रूम के डोर पर नॉक हुआ। आरवी ने एक नज़र डोर की तरफ देखा और फिर एक बटन प्रेस किया। उसके बटन प्रेस करते ही डोर अपने आप खुल गया। सामने एक डॉक्टर खड़ी थी जिसने अपने हाथ में एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स पकड़ा हुआ था। आरवी ने उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, चेक हर। आरवी की आवाज सुनकर डॉक्टर ने तुरंत उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नजरें सीधा बेड पर बेहोश पड़ी लवी पर पड़ी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस भरी और फिर वो अंदर आ गई। आरवी बेड पर लवी के पास में बैठा हुआ उसके चेहरे को देख रहा था। आरवी को अभी भी बेड पर बैठा देख डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, सर क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मुझे पेशेंट को अकेले में देखना है।
ये बोलते हुए उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर आरवी की भौहें ऊपर की तरफ उठ गई। उसने सर्द नजरों से डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, आई थिंक तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज्यादा जल्दी है जो तुम मेरे रूम में खड़ी होकर मुझे बाहर जाने का ऑर्डर दे रही हो। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और वो उसके साथ खेल रहा था। आरवी के हाथ में गन देखते ही डॉक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। वो डर की वजह से कांपने लगी। वो जल्दी से लवी के पास आओ से चेक करते हुए बोली, सॉरी सर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने ही पेशेंट को चेक कर लूंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। बोलते हुए वो लवी की नब्ज चेक कर रही थी। कुछ देर लवी को पूरी तरह ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर ने आरवी की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। इज देयर एनी प्रॉब्लम डॉक्टर? आरवी ने डॉक्टर को अपनी तरफ देखता देखकर कहा। उसका सवाल सुनकर डॉक्टर ने एक बार लवी को देखा और फिर वापस आरवी के चेहरे की तरफ देखकर बोली, शी इज प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी की वजह से ही ये बेहोश हुई है। ये बहुत वीक है, इनका ख्याल रखने की जरूरत है। ये बोलते हुए उसकी नजरें एक बार फिर लवी की तरफ चली गई। डॉक्टर की बात सुनकर आरवी एकदम से हैरान रह गया और उसकी नजरें तुरंत लवी के चेहरे की तरफ चली गई, पर दूसरे ही पल उसकी हैरानी की जगह गुस्से ने ले ली। वो गुस्से और घिन भरी नजरों से लवी को देख रहा था। आई थिंक ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, बाकी आप इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा, वही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, डॉक्टर ने लवी के चेहरे को देखकर कहा। गेट आउट, आरवी ने डॉक्टर की बात सुनकर गुस्से से तेज आवाज में कहा। आरवी की तेज आवाज सुन वो डॉक्टर एक पल के लिए सर से लेकर पांव तक पूरा कांप गई। वो हैरानी से आरवी को देख रही थी क्योंकि कुछ देर पहले वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था और जैसे ही उसने लवी के प्रेग्नेंट होने की बात सुनी उसके फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। डॉक्टर को अभी भी वही खड़ा देख आरवी ने सर टेढ़ा कर उसकी तरफ देखा। उसकी गुस्से से लाल आंखें देखते ही डॉक्टर एकदम से हड़बड़ा गई और वो जल्दी से सॉरी बोल रूम से बाहर निकल गई। डॉक्टर के जाने के बाद आरवी ने साइड में पड़ा एक वाश उठाया और उसे जोर से फ्लो पर फेंकते हुए चिल्लाकर बोला, आई हेट दिस टाइप ऑफ गर्ल्स जो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती है और किसी का भी बच्चा अपने पेट में लिए हुए घूम सकती है। 3 महीने पहले मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला, मेरे साथ नाइट स्टैंड कर तुमने तुम्हारा कैरेक्टर दिखा दिया था और अब ये नाजायज बच्चा जिसके बाप का भी नहीं पता उसने तुम्हारी हवस को बता दिया है कि तुम्हारे अंदर कितनी हवस भरी हुई है। ये बोलते हुए उसकी नजरें लवी के चेहरे से होते हुए उसके पेट पर आकर ठहर गई। उसने कुछ पल नफरत से उसके पेट को देखा और फिर तुरंत वॉशरूम में चला गया। इधर दूसरी तरफ आग्नेय और माया दोनों एक जगह खड़े सामने देख रहे थे जहां बहुत सारे हथियार एक बड़े से बॉक्स में पड़े हुए थे। वो पूरा बॉक्स उन हथियारों से भरा हुआ था। उसमें लगभग 10 लाख पाउंड से भी ज्यादा हथियार थे। वे सारे हथियार बहुत महंगे और काफी खतरनाक थे। आग्नेय ने हल्का सा सर टेढ़ा कर माया की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुरा कर बोला, लिटिल बेबी तुम इन सब का क्या करोगी? ये बच्चों के खेलने की चीजें नहीं है। बेहतर होगा तुम यहाँ से खाली हाथ लौट जाओ, बिकॉज मेरे होते हुए तो तुम इन सबको यहाँ से कहीं ले जा सकती हो नहीं। बोलकर वो टेढ़ा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर माया के माथे पर बल पड़ गया, पर तभी कुछ सोच उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने नजरें उठा आग्नेय की आंखों में देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, ओके तुम रखो इन सबको, वैसे भी आई डोंट नीड देम। मैं एक डिजाइनर हूँ, टेररिस्ट नहीं जो मैं इन सब वेपन्स को अपने पास रखूंगी। शायद मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। बोलकर वो वहां से बाहर की तरफ चली गई। माया की बात सुनकर आग्नेय के फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वो धीरे से खुद में बोला, नो नो मिस माया खुराना, कुछ तो चल रहा है तुम्हारे माइंड में, वरना जो लड़की इतने सब आदमियों से लड़ सकती है उसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। इतनी आसानी से यहाँ से जा रही हो तो आई एम श्योर कुछ चल रहा है तुम्हारे माइंड में। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा डोर की तरफ देखा जहां से माया बाहर जा रही थी। उसे माया की पीठ दिखाई दे रही थी। माया सामने देखते हुए चल रही थी। इस वक्त उसके फेस पर किलिंग स्माइल छाई हुई थी जिससे वो काफी डेंजर लग रही थी। माया ने धीरे से अपना एक हाथ आगे किया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की हुई थी। माया ने अपनी मुट्ठी खोल हथेली को देखा जिसमें कुछ था। वो चीज ब्लैक कलर की थी और उसमें से टक टक की धीमी सी आवाज आ रही थी जो गौर से सुनने पर ही सुनाई दे रही थी। वो चीज दिखने में घड़ी जैसी थी पर उसमें टाइम वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसमें छोटी छोटी डॉट थी जो कभी ब्लू हो रही थी तो कभी रेड। माया ने हल्का सा सर घुमा आग्नेय की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था।
आग्नेय को देखते हुए माया की स्माइल और गहरी हो गई। उसने अपने हाथ में मौजूद उस चीज की तरफ देखा और उसमें दिख रही रेड डॉट को हल्का सा प्रेस कर दिया। रेड डॉट प्रेस करते ही उसमें कुछ मिनट और साथ में सेकंड्स शुरू हो गई जो रेड कलर में चल रही थी। टाइम 5 मिनट का था। सेकंड्स के साथ मिनी सेकंड्स तेजी से चल रही थी। माया ने कुछ पल उसे देखा और फिर तिरछा मुस्कुराकर वो घर से बाहर आ गई। आग्नेय अभी भी उसी रूम में खड़ा था। तभी उसका फोन रिंग किया जिसकी आवाज सुन वो अपने होश में आया क्योंकि अब तक उसका सारा ध्यान माया में था। आग्नेय ने अपने फोन की तरफ देखा और उसकी स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखते ही उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। वो ऑन कॉल बोला, यस बोलो क्यों कॉल किया है। ये बोलते हुए वो भी उस रूम से बाहर आ गया। तभी दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, सर आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था वो काम हो गया है। माया खुराना की जितनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते थे उतनी सारी निकाल ली है। इतना बोल सामने वाला शख्स चुप हो गया। सामने वाले की बात सुनते ही आग्नेय की नजरें सीधा सामने माया की तरफ चली गई जो घर से कुछ दूर एक पेड़ के पास खड़ी सामने उसे ही देख रही थी। आग्नेय ने कुछ पल माया को देखा और फिर वो दूसरी तरफ चला गया। वो माया से कुछ दूर अपोजिट साइड में खड़ा था। माया की तरफ उसकी पीठ थी। माया को उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। आग्नेय ऑन कॉल बोला, फैमिली में कौन कौन है। उसका सवाल सुनकर सामने वाले ने उसका जवाब देते हुए कहा, सर उनकी फैमिली में उनके डैड अभिमान खुराना और मॉम अर्शी खुराना है। वो उन दोनों की इकलौती बेटी है। एक बेटा है जो अभी बर्लिन में है। उसका वही बिजनेस है, वो वही रहता है। माया खुराना अपने मॉम डैड के पास उन्हीं के साथ रहती है। कल ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। खुराना मैंशन छोड़कर अब वो एक अपार्टमेंट में रह रही है। कल एक विला की बोली लगने वाली है। वो उस विला के बोली प्रोग्राम में जाने वाली है। शायद वो उस विला में इंटरेस्टेड है। सामने वाले ने ये सब कुछ एक सांस में कहा और फिर चुप हो गया। उसकी बात सुनकर आग्नेय के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो धीरे से खुद में बोला, विला में इंटरेस्टेड है। इतना बोल उसने हल्का सा सर घुमा माया की तरफ देखा और डेविल स्माइल करते हुए बोला, भूल जाओ कि वो विला तुम्हारा होगा। तुम्हें लाइन पर कैसे लाना है ये मुझे अच्छे से पता है। हेलो सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो सर। आग्नेय को कुछ नहीं बोलता देख सामने वाले शख्स ने ऑन कॉल कहा। सामने वाले की आवाज सुनकर आग्नेय अपने होश में आया। वो अपनी गहरी आवाज में ऑन कॉल बोला, क्या माया खुराना का कोई बॉयफ्रेंड है। उसने सीधा सीधा सवाल पूछा। उसका सवाल सुनकर सामने वाला शख्स कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो कुछ पल रुक कर बोला, यस सर था, पहले था बट अभी नहीं है। आगद मेहरा को माया खुराना पसंद करती थी बट अब उसकी एंगेजमेंट माया खुराना की बड़ी बहन दिया खुराना से हो गई है तो अब मुझे नहीं लगता है उनका आगद मेहरा के साथ कोई रिलेशन होगा। उसकी बात सुनकर आग्नेय एक पल के लिए खामोश हो गया। वो धीरे से खुद में बोला, आगद मेहरा, ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। इतना बोल वो कुछ सोचने लगा। वो कुछ पल सोचने के बाद ऑन कॉल बोला, ओके जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे ऑफिस में रख दो, मैं बाद में देख लूंगा। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो सामने देखते हुए खुद में बोला, आगद मेहरा मिलना पड़ेगा। कौन है जिसे लिटिल बेबी ने पसंद किया था। अभी उसने इतना ही बोला था तभी उसे पीछे से माया की तेज आवाज सुनाई दी, मिस्टर वालिया। अपना नाम सुनते ही आग्नेय ने पलटकर माया की तरफ देखा जो उसे देख डेंजर तरीके से मुस्कुरा रही थी। माया की ऐसी मुस्कुराहट देख आग्नेय के माथे पर बल पड़ गया और उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो धीरे से खुद में बुदबुदिया, अब क्या करने वाली है ये लड़की। उसने इतना ही बोला था तभी एक बार फिर उसे माया की तेज आवाज सुनाई दी, डू यू रिमेंबर मिस्टर वालिया, मैंने ऑफिस में क्या कहा था तुमसे। ये बोलते हुए माया ने अपने 2 कदम सामने घर की तरफ बढ़ा दिए। उसका सवाल सुनकर आग्नेय की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं फालतू की चीजें और बातें दोनों याद नहीं रखता हूँ। तभी माया बीच में बोली, फालतू की बकवास करने की आदत नहीं है मुझे। मैं बोलने वालों में से नहीं हूँ, जो बोलती हूँ वो करके दिखाने वालों में से हूँ। पहली मुलाकात में मेरा नुकसान किया था तुमने, अब दूसरी मुलाकात में मेरी बारी। वो क्या है ना माया खुराना, प्यार हो, नफरत, हेल्प हो या रिवेंज पूरी शिद्दत से निभाती है। बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़ी चीज को सीधा घर के अंदर फेंक दिया। माया की बात सुनकर और उसका एक्शन देख आग्नेय एकदम से हैरान रह गया। वो कुछ करता उससे पहले ही उसे माया की आवाज सुनाई दी,
उसकी आवाज सुनकर आग्नेय ने तुरंत माया की तरफ देखा, जो काउंट करते हुए बोल रही थी 1 2 3 बूमम। उसके इतना बोलते ही घर के अंदर एक तेज ब्लास्ट हुआ। पूरा घर एक तेज धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गया। माया ने घर के अंदर टाइम बॉम्ब फेंका था, जो एक क्वालिटी का बॉम्ब था। वो जितना छोटा दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा उसका धमाका था। आग्नेय की आंखें सामने घर को जलते देख रही थी। अचानक ही उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और उसने कस के अपने हाथ की मुठियां बंद कर ली। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। आग्नेय की आंखें सामने घर को जलते देख रही थी। अचानक ही उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और उसने कस के अपने हाथ की मुठियां बंद कर ली। उसने कुछ पल सामने जलते हुए घर को देखा और फिर तुरंत सर घुमा माया की तरफ, जो सामने जलते हुए घर को देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। माया का तिरछा मुस्कुराना देख आग्नेय का खून वाल्केनो की तरह उबलने लगा। उसने कस के अपने दांत पीस लिए और अपने कदम गुस्से से माया की तरफ बढ़ा दिए। वो तेज कदमों से माया के पास आया और उसे कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए तेज आवाज में बोला, मिस माया, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अब तक बच्ची समझकर तुम्हारी हर हरकत को इग्नोर किया, बट लगता है मेरा तुम्हें इग्नोर करना तुम्हें पसंद नहीं आया है। आग्नेय वालिया को कम समझने की गलती मत करना। अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बट अब जो होगा तुम्हारे साथ वो तुम्हारी सारी जिंदगी पलट कर रख देगा। तुम्हें घुटनों पर नहीं लेकर आया ना तो मेरा नाम भी आग्नेय वालिया नहीं है। एक बात मेरी तुम भी हमेशा याद रखना, मैं बोलने वालों में से बोलकर करने वालों में से हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अब मैं क्या करता हूँ। इतना बोल उसने झटके से माया को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे लेते हुए अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर बोला, इस बर्बादी के खेल की शुरुआत तुमने की है, बट इसे खत्म मैं करूंगा। एंड आई प्रॉमिस तुम्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं कर दूंगा। तब तक इस आग्नेय वालिया के दिल को ठंड नहीं मिलने वाली है। इस घर को जैसे तुमने आग में जलाया है उसी तरह तुम्हारा भी कोई खास इसी आग में जलेगा। ये बोलते हुए उसकी खतरनाक नजरें माया के चेहरे पर टिकी हुई थी। इस वक्त आग्नेय बेहद गुस्से में था। उसका जो मन कर रहा था वो बोल रहा था और शायद जो बोल रहा था वो गुस्से में करने वाला भी था। इधर माया जो अब तक खड़ी मुस्कुरा रही थी, आग्नेय की लास्ट लाइन सुनते ही उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसका चेहरा एकदम से ठंडा पड़ गया। उसने कस के अपने हाथ की मुठियां बंद कर ली। वो तेज आवाज में बोली, मिस्टर वालिया, खेल हमारे बीच में खेला जाएगा तो अच्छा होगा। अगर खेल खेलना है तो प्लेयर बनकर खेलो, बुजदिल की तरह दूसरी तरफ से वार करने की सोचना भी मत, वरना अभी जो हुआ है वो कुछ नहीं है। आगे जो होगा वो माया का ऐसा जाल होगा जिससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए तो क्या तुम्हारे पूर्वज के लिए भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये बोलते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे। उसकी बात सुनकर आग्नेय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, प्यार और जंग में सब जायज है मिस माया। खेल प्लेयर की तरह खेला जाए या फिर बुजदिल की तरह, दुनिया उसे ही जानेगी जो जीतेगा। जीतने वाले के हाथ में ही खेल की बाजी होती है, यही खेल का रूल है। फिर चाहे कैसे भी जीता जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सरप्राइज तुमने मुझे दिया, अब दूसरा सरप्राइज तुम्हें मैं दूंगा और वो भी बहुत जल्द। ये बोलते हुए आग्नेय की नजरें माया के चेहरे पर टिकी हुई थी। माया गुस्से से आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय ने कुछ पल माया को देखा और फिर एक बार उस जलते घर को देख वो तुरंत वहां से निकल गया। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था क्योंकि माया ने उसका छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान किया था और आग्नेय तो अपना 1 रुपया का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर माया ने तो उसका बहुत बड़ा नुकसान किया था जो आसानी से उसे डाइजेस्ट नहीं होने वाला था। माया तब तक आग्नेय को जाता देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। आग्नेय जब माया को पूरी तरह दिखना बंद हो गया तब माया ने उस तरफ से नजरें हटा उस जलते हुए घर को देखा और एक गहरी सांस भरते हुए बोली, जलना था वो जल गया। अब सिर्फ मेरे दुश्मन जलेंगे इस आग में। इसके अलावा अगर किसी ने भी मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका वो हाल करूंगी जिसे वो अपने 100 जन्मों तक नहीं भूल पाएगा। बोलकर उसने एक नजर चारों तरफ देखा और फिर वो भी वहां से निकल गई। माया अपनी कार के पास आई। उसने अपनी कार में बगल में देखा जहां अब वो पहले वाली कार नहीं थी। इसका मतलब था कि आग्नेय वहां से जा चुका था। माया ने कुछ पल आग्नेय की कार जहां खड़ी थी उस जगह को देखा और फिर अपनी कार का ड्राइविंग सीट का डोर ओपन कर वो तुरंत अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। आधे घंटे बाद माया की कार एक अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। माया कार से बाहर आई और उसने अपने कदम उस अपार्टमेंट के अंदर की तरफ बढ़ा दिए, पर तभी अचानक उसके कदम मेन डोर के पास आकर ही रुक गए।
उसके पैरों में एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा था। माया की नजरें उस फूलों के गुलदस्ते पर टिकी हुई थी। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमा, सब जगह को देखा, सब कुछ बिखरा पड़ा था। छोटे पौधे जो फ्लावर पॉट्स में लगाए हुए थे वे सारे नीचे गिरे पड़े थे। फ्लावर पॉट्स टूट चुके थे और घर के अंदर का कुछ सामान भी बाहर गिरा पड़ा था। सब कुछ देखकर लग रहा था जैसे कुछ देर पहले यहाँ तूफान आया हो और अपने साथ सब कुछ तबाह कर ले गया हो गया। अचानक ही माया के कानों में कुछ देर पहले की आग्नेय की कही बातें गूंजने लगी। इस घर को जैसे तुमने आग में जलाया है उसी तरह तुम्हारा भी कोई खास इसी आग में जलेगा। माया के कानों में बार बार यही आवाज सुनाई दे रही थी। माया ने झट से सर उठा, सामने के डोर को देखा जो हल्का खुला हुआ था। पता नहीं क्यों पर आज पहली बार माया कांप रही थी। उसे अजीब सा डर लग रहा था, किसी अपने को खोने का डर। माया धीमे कदमों से डोर की तरफ बढ़ गई। वो डोर के पास आकर रुकी और उसने हल्का सा अपना हाथ डोर को पूरा खोलने के लिए ऊपर उठाया, पर तभी अचानक उसे अपने पैर के पास कुछ फील हुआ। उस चीज का एहसास होते ही माया ने झट से सर झुका, नीचे देखा और अपने पैरों के गिरे खून को देखते हो उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए। उसके पैरों में खून पड़ा था जो अंदर से बहकर बाहर आया था। खून के टपके धीरे धीरे बाहर लगी 3 स्टेयर की पहली स्टेयर पर पड़ रहे थे। माया की नजरें उस खून को देख रही थी। तभी अचानक माया को होश आया। उसने जल्दी से डोर की तरफ देखा और वो तुरंत डोर ओपन कर तेज आवाज में बोली, मॉम, डैड। ये बोलते हुए वो डोर ओपन कर अंदर चली गई और तभी सामने का नजारा देख उसके कदम डोर पर ही रुक गए। सामने सारा हॉल का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। डाइनिंग टेबल और सारी चेयर्स टूटी हुई नीचे पड़ी थी और किचन से लेकर रूम तक का सारा सामान हॉल में बिखरा पड़ा था। वही हॉल के बीच में सोफे के पास आरशी नीचे फ्लोर पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसके पेट में चाकू धंसा हुआ था जिससे अभी भी खून बह रहा था। सर से भी खून बह रहा था। उसका पूरा चेहरा, कपड़े, सब कुछ खून में सने हुए थे। आरशी से कुछ दूर सिंगल सोफे के पास अभिमान नीचे गिरे पड़े थे। उनके सीने पर बुलेट लगी हुई थी और उनका एक हाथ अपने सीने पर था। उन्हें 2 गोलियां लगी हुई थी, एक सीने पर और दूसरी कंधे पर। उनके कंधे से भी खून रिस रहा था जो फ्लोर पर पड़ रहा था। उनका एक हाथ आरशी की तरफ बढ़ा हुआ था। अभिमान की आंखें हल्की खुली हुई थी और उनकी अधखुली आंखों के किनारों से आंसू बहकर फ्लोर पर गिर रहे थे। वे आरशी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे पर उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। सामने आरशी और अभिमान को ऐसे देख माया की आंखों से अचानक ही एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। वो बेसुध सी खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे किसी चीज का होश नहीं था। तभी अचानक उसे अभिमान के कराहने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही माया अपने होश में आई। उसने तुरंत अभिमान की तरफ देखा जो अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखे दर्द में तड़प रहे थे। उनकी कमर में चाकू धंसा हुआ था जो उनके खिसकने की वजह से और ज्यादा अंदर की तरफ धंस चुका था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। आग्नेय की आंखें सामने घर को जलते देख रही थी। अचानक ही उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और उसने कस के अपने हाथ की मुठियां बंद कर ली। उसने कुछ पल सामने जलते हुए घर को देखा और फिर तुरंत सर घुमा माया की तरफ जो सामने जलते हुए घर को देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। माया का तिरछा मुस्कुराना देख आग्नेय का खून वाल्केनो की तरह उबलने लगा। उसने कस के अपने दांत पीस लिए और अपने कदम गुस्से से माया की तरफ बढ़ा दिए। वो तेज कदमों से माया के पास आया और उसे कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए तेज आवाज में बोला, मिस माया, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अब तक बच्ची समझकर तुम्हारी हर हरकत को इग्नोर किया, बट लगता है मेरा तुम्हें इग्नोर करना तुम्हें पसंद नहीं आया है। आग्नेय वालिया को कम समझने की गलती मत करना। अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बट अब जो होगा तुम्हारे साथ वो तुम्हारी सारी जिंदगी पलट कर रख देगा। तुम्हें घुटनों पर नहीं लेकर आया ना तो मेरा नाम भी आग्नेय वालिया नहीं है। एक बात मेरी तुम भी हमेशा याद रखना, मैं बोलने वालों में से बोलकर करने वालों में से हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अब मैं क्या करता हूँ। इतना बोल उसने झटके से माया को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे लेते हुए अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर बोला, इस बर्बादी के खेल की शुरुआत तुमने की है, बट इसे खत्म मैं करूंगा। एंड आई प्रॉमिस तुम्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं कर दूंगा। तब तक इस आग्नेय वालिया के दिल को ठंड नहीं मिलने वाली है।
इस घर को जैसे तुमने आग में जलाया है उसी तरह तुम्हारा भी कोई खास इसी आग में जलेगा। ये बोलते हुए उसकी खतरनाक नजरें माया के चेहरे पर टिकी हुई थी। इस वक्त आग्नेय बेहद गुस्से में था। उसका जो मन कर रहा था वो बोल रहा था और शायद जो बोल रहा था वो गुस्से में करने वाला भी था। इधर माया जो अब तक खड़ी मुस्कुरा रही थी, आग्नेय की लास्ट लाइन सुनते ही उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसका चेहरा एकदम से ठंडा पड़ गया। उसने कस के अपने हाथ की मुठियां बंद कर ली। वो तेज आवाज में बोली, मिस्टर वालिया, खेल हमारे बीच में खेला जाएगा तो अच्छा होगा। अगर खेल खेलना है तो प्लेयर बनकर खेलो, बुजदिल की तरह दूसरी तरफ से वार करने की सोचना भी मत, वरना अभी जो हुआ है वो कुछ नहीं है। आगे जो होगा वो माया का ऐसा जाल होगा जिससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए तो क्या तुम्हारे पूर्वज के लिए भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये बोलते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे। उसकी बात सुनकर आग्नेय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, प्यार और जंग में सब जायज है मिस माया। खेल प्लेयर की तरह खेला जाए या फिर बुजदिल की तरह, दुनिया उसे ही जानेगी जो जीतेगा। जीतने वाले के हाथ में ही खेल की बाजी होती है, यही खेल का रूल है। फिर चाहे कैसे भी जीता जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सरप्राइज तुमने मुझे दिया, अब दूसरा सरप्राइज तुम्हें मैं दूंगा और वो भी बहुत जल्द। ये बोलते हुए आग्नेय की नजरें माया के चेहरे पर टिकी हुई थी। माया गुस्से से आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय ने कुछ पल माया को देखा और फिर एक बार उस जलते घर को देख वो तुरंत वहां से निकल गया। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था क्योंकि माया ने उसका छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान किया था और आग्नेय तो अपना 1 रुपया का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर माया ने तो उसका बहुत बड़ा नुकसान किया था जो आसानी से उसे डाइजेस्ट नहीं होने वाला था। माया तब तक आग्नेय को जाता देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। आग्नेय जब माया को पूरी तरह देखना बंद हो गया तब माया ने उस तरफ से नजरें हटा उस जलते हुए घर को देखा और एक गहरी सांस भरते हुए बोली, जलना था वो जल गया। अब सिर्फ मेरे दुश्मन जलेंगे इस आग में। इसके अलावा अगर किसी ने भी मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका वो हाल करूंगी जिसे वो अपने 100 जन्मों तक नहीं भूल पाएगा। बोलकर उसने एक नजर चारों तरफ देखा और फिर वो भी वहां से निकल गई। माया अपनी कार के पास आई। उसने अपनी कार में बगल में देखा जहां अब वो पहले वाली कार नहीं थी। इसका मतलब था कि आग्नेय वहां से जा चुका था। माया ने कुछ पल आग्नेय की कार जहां खड़ी थी उस जगह को देखा और फिर अपनी कार का ड्राइविंग सीट का डोर ओपन कर वो तुरंत अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। आधे घंटे बाद माया की कार एक अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। माया कार से बाहर आई और उसने अपने कदम उस अपार्टमेंट के अंदर की तरफ बढ़ा दिए पर तभी अचानक उसके कदम मेन डोर के पास आकर ही रुक गए। उसके पैरों में एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा था। माया की नजरें उस फूलों के गुलदस्ते पर टिकी हुई थी। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमा, सब जगह को देखा, सब कुछ बिखरा पड़ा था। छोटे पौधे जो फ्लावर पॉट्स में लगाए हुए थे वे सारे नीचे गिरे पड़े थे। फ्लावर पॉट्स टूट चुके थे और घर के अंदर का कुछ सामान भी बाहर गिरा पड़ा था। सब कुछ देखकर लग रहा था जैसे कुछ देर पहले यहाँ तूफान आया हो और अपने साथ सब कुछ तबाह कर ले गया हो गया। अचानक ही माया के कानों में कुछ देर पहले की आग्नेय की कही बातें गूंजने लगी। इस घर को जैसे तुमने आग में जलाया है उसी तरह तुम्हारा भी कोई खास इसी आग में जलेगा। माया के कानों में बार बार यही आवाज सुनाई दे रही थी। माया ने झट से सर उठा, सामने के डोर को देखा जो हल्का खुला हुआ था। पता नहीं क्यों पर आज पहली बार माया कांप रही थी। उसे अजीब सा डर लग रहा था, किसी अपने को खोने का डर। माया धीमे कदमों से डोर की तरफ बढ़ गई। वो डोर के पास आकर रुकी और उसने हल्का सा अपना हाथ डोर को पूरा खोलने के लिए ऊपर उठाया पर तभी अचानक उसे अपने पैर के पास कुछ फील हुआ। उस चीज का एहसास होते ही माया ने झट से सर झुका, नीचे देखा और अपने पैरों के गिरे खून को देखते हो उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए। उसके पैरों में खून पड़ा था जो अंदर से बहकर बाहर आया था। खून के टपके धीरे धीरे बाहर लगी 3 स्टेयर की पहली स्टेयर पर पड़ रहे थे। माया की नजरें उस खून को देख रही थी। तभी अचानक माया को होश आया। उसने जल्दी से डोर की तरफ देखा और वो तुरंत डोर ओपन कर तेज आवाज में बोली, मॉम, डैड,
ये बोलते हुए वो डोर ओपन कर अंदर चली गई और तभी सामने का नज़ारा देख उसके कदम डोर पर ही रुक गए। सामने सारा हॉल का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। डाइनिंग टेबल और सारी चेयर्स टूटी हुई नीचे पड़ी थी और किचन से लेकर रूम तक का सारा सामान हॉल में बिखरा पड़ा था। वही हॉल के बीच में सोफे के पास आरशी नीचे फ्लोर पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसके पेट में चाकू धंसा हुआ था जिससे अभी भी खून बह रहा था। सर से भी खून बह रहा था। उसका पूरा चेहरा, कपड़े सब कुछ खून में सने हुए थे। आरशी से कुछ दूर सिंगल सोफे के पास अभिमान नीचे गिरे पड़े थे। उनके सीने पर बुलेट लगी हुई थी और उनका एक हाथ अपने सीने पर था। उन्हें 2 गोलियां लगी हुई थी, एक सीने पर और दूसरी कंधे पर। उनके कंधे से भी खून रिस रहा था जो फ्लोर पर पड़ रहा था। उनका एक हाथ आरशी की तरफ बढ़ा हुआ था। अभिमान की आंखें हल्की खुली हुई थी और उनकी अधखुली आंखों के किनारों से आंसू बहकर फ्लोर पर गिर रहे थे। वे आरशी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे पर उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। सामने आरशी और अभिमान को ऐसे देख माया की आंखों से अचानक ही एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। वो बेसुध सी खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे किसी चीज का होश नहीं था। तभी अचानक उसे अभिमान के कराहने की आवाज सुनाई दी जिसे सुनते ही माया अपने होश में आई। उसने तुरंत अभिमान की तरफ देखा जो अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखे दर्द में तड़प रहे थे। उनकी कमर में चाकू धंसा हुआ था जो उनके खिसकने की वजह से और ज्यादा अंदर की तरफ धंस चुका था। चैप्टर 37 डेथ ऑफ आरशी एंड अभिमान। सामने आरशी और अभिमान को ऐसे देख माया की आंखों से अचानक ही एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। उसने तुरंत अभिमान की तरफ देखा जो अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखे दर्द में तड़प रहे थे। उनकी कमर में चाकू धंसा हुआ था जो उनके खिसकने की वजह से और ज्यादा अंदर की तरफ धंस चुका था। माया जल्दी से अभिमान के पास आए और उनके पास नीचे बैठते हुए उनका सर अपनी गोद में रख लिया। डैड ओपन योर आइज। क्या हुआ डैड आपको? ये सब किसके किया है? माया अभिमान का गाल थपथपाते हुए रोते हुए बोली। आज पहली बार था जब माया की आंखों से आंसू बह रहे थे, वरना वो पहले कभी नहीं रोई थी। माया की आवाज जब अभिमान के कानों में पड़ी तो उन्होंने हल्के से अपनी आंखें खोल माया की तरफ देखा और उसे देखते ही दर्द में भी उनके होंठों पर हल्की सी स्माइल खिल गई। अभिमान धीरे से अपना एक हाथ उठा माया के गाल पर रखते हुए धीमी सी दर्द भरी आवाज में बोले, मेरी बच्ची। उन्होंने इतना ही बोला था तभी अचानक वे जोर से खांसने लगे और खांसी के साथ उनके मुंह से खून निकलकर सीधा माया के कपड़ों पर आ गिरा। अभिमान के मुंह से निकले खून को देखते ही माया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। माया जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, डैड आपको और मॉम को कुछ नहीं होगा। मैं अभी आप दोनों को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। आप और मॉम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ये बोलते हुए वो अपना फोन निकाल एम्बुलेंस को कॉल करने लगी पर तभी अभिमान ने उसका हाथ पकड़ उसे कॉल करने से रोक दिया। माया ने हैरानी से अभिमान की तरफ देखा जो अपनी अधखुली आंखों से उसे ही देख रहे थे। अभिमान धीरे से बोले, बेटा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारा साथ यही तक का था। तुम अपना ख्याल रखना और हमसे प्रॉमिस करो कि एक दिन तुम पूरे लंदन में हमारा नाम ऊंचा करोगी। तुम बहुत आगे तक जाओगी, इतना कि सब तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने। हमारा हमेशा से सपना रहा था कि हम अपनी बेटी को सक्सेस के उस पड़ाव पर देखें कि हम अपना सीना चौड़ा कर कह सके कि माया खुराना हमारी बेटी है। ये बोलते हुए उन्होंने कस के माया का हाथ पकड़ लिया। अभिमान से ज्यादा बोला नहीं जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। अभिमान अपनी पकड़ माया के हाथ पर कसते हुए बोले, प्रॉमिस करो बेटा कि तुम एक दिन पूरे लंदन में अपनी खुद की पहचान से जानी जाओगी। ये बोलते हुए उनके मुंह से खून बह रहा था। उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। उनकी बात सुनकर माया जल्दी से बोली, आई प्रॉमिस डैड, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। आपको कुछ नहीं होगा और आप खुद अपनी आंखों से मुझे सक्सेस होते देखेंगे। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों से कस के अभिमान का हाथ पकड़ लिया।
माया की आंखों से आंसू बहकर अभिमान के चेहरे पर पड़ रहे थे। माया की बात सुनकर अभिमान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोले, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। ये बोलते हुए उनके हाथ की पकड़ माया के हाथ पर ढीली पड़ रही थी और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। अभिमान की पकड़ अपने हाथ पर ढीली होते देख अचानक ही माया का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो जल्दी से अभिमान का गाल थपथपाते हुए उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हुए बोली, डैड, आंखें खोलिए अपनी, मुझे बताइए ये सब किसने किया है? क्या आपकी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी थी या फिर किसी अपने ने ये सब किया है? प्लीज डैड बताइए ये सब किसने किया है? ये बोलते हुए उसकी आंखों में अलग सा ही गुस्सा झलक आया था जो उसके लिए था जिसने अभिमान और आरशी की ऐसी हालत की थी, जो माया के मॉम डैड की ऐसी हालत का जिम्मेदार था। माया के गाल थपथपाने की वजह से अभिमान धीरे धीरे होश में आने लगे थे। उन्होंने हल्के से अपनी आंखें खोल माया को देखा और वो धीमी से आवाज में बोले, आग। इतना बोल अचानक से वे एकदम से चुप हो गए और उनका हाथ माया के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उनकी आंखें जो अधखुली थी वो वैसे की वैसे ही रह गई और जो वर्ड वो बोलने वाले थे वो उनके मुंह में ही रह गया। माया हैरानी से अभिमान के चेहरे को देख रही थी। उसने एक बार अपने हाथ को देखा जिसमें कुछ देर पहले अभिमान का हाथ था और फिर उसने वापस अभिमान के चेहरे को देखा। माया धीमे से कांपती आवाज में बोली, डैड। ये बोलते हुए उसने अपने कांपते हाथों से अभिमान का हाथ पकड़ उनकी नब्ज चेक की। उनकी नब्ज रुक चुकी थी। अचानक ही माया अपनी जगह नीचे गिर गई और दूसरे ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, डैड। उसकी आंखों से बेशुमार आंसू बहने लगे थे। तभी अचानक माया को आरशी का ध्यान आया। उसने जल्दी से आरशी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम। बोलते हुए वो आरशी के पास आई और उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, मॉम अपनी आंखें खोलिए, प्लीज मॉम ओपन योर आईज। आंखें खोलो मॉम। ये बोलते हुए वो आरशी का गाल थपथपा रही थी पर आरशी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसकी सांसें तो कब का उसका साथ छोड़ चुकी थी। आरशी को कोई रिएक्ट नहीं करता देख माया की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे और दूसरे ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, आग्नेय वालिया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे मॉम डैड के साथ ये सब करके तुमने अच्छा नहीं किया है। तुमने मुझसे मेरी सारी दुनिया छीन ली है। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो जोर से बिलख कर रोने रही थी। उसने कस के आरशी को अपने गले से लगाया हुआ था। उसके सारे कपड़ों पर अर्शी और अभिमान का खून लग चुका था। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। उसकी सांसें तो कब का उसका साथ छोड़ चुकी थी। आरशी को कोई रिएक्ट नहीं करता देख माया की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे और दूसरे ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, आग्नेय वालिया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे मॉम डैड के साथ ये सब करके तुमने अच्छा नहीं किया है। तुमने मुझसे मेरी सारी दुनिया छीन ली है। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो जोर से बिलख कर रोने रही थी। उसने कस के आरशी को अपने गले से लगाया हुआ था। उसके सारे कपड़ों पर अर्शी और अभिमान का खून लग चुका था। तभी अचानक बाहर मेन डोर पर कुछ हलचल हुई, जिसका एहसास होते ही माया ने अपनी आंखें खोल सामने डोर की तरफ देखा जहां वीरेन, सुमित्रा, दिया, कामिनी और आगद पांचों डोर पर खड़े हैरानी से सामने के नजारे को देख रहे थे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? ये किसने किया? अभिमान, आरशी, इन दोनों की ऐसी हालत। इतना बोल सुमित्रा चुप हो गई और वो तेजी से अभिमान और सुमित्रा के पास आकर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए थे। इधर वीरेन, दिया, आगद और कामिनी हैरानी से खड़े अभिमान और आरशी को देख रहे थे। कामिनी के सर पर अभी भी एक बैंडेज बंधी हुई थी और उसके लेफ्ट हैंड पर भी बैंडेज लगी हुई थी। तभी दिया और वीरेन भी जल्दी से अंदर आए और वे चिल्लाते हुए बोले, ये सब किसने किया है? जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। आगद, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। आरशी और अभिमान को हॉस्पिटल लेकर जाना है अभी। ये बोलते हुए वे दोनों भी सुमित्रा के पास आकर नीचे बैठ गए। दिया जल्दी से माया की बाहों से आरशी को छुड़ा उन्हें देखते हुए बोली, छोटी माँ, क्या हुआ आपको?
अपनी आंखें खोलिए, देखिए हम सब आपको और छोटे पापा को लेने आए हैं। प्लीज आंखें खोलिए अपनी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो एक हाथ से आरशी का गाल थपथपा रही थी। माया बेसुध सी बैठी चुपचाप उन सबको देख रही थी। वीरेन की आंखें में भी नमी छा गई थी अभिमान और आरशी को देखकर। उसने अभिमान का सर अपनी गोद में रखा हुआ था और वो लगातार अभिमान का सर सहला रहा था और उसे उठने को बोल रहा था, पर अभिमान कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तभी आगत जल्दी से अंदर आया और उसने तुरंत अभिमान और आरशी की नब्ज चेक की। दे आर नॉट हियर, दे आर डेड। आगत ने हैरानी और उदास के भावों से धीमी सी आवाज में कहा। ये सुनते ही दया, सुमित्रा और वीरेन ने तुरंत उसकी तरफ देखा जो खुद हैरानी से अभिमान को देख रहा था। तभी अचानक उन सब की नजरें माया पर पड़ी जो बेसुध सी बैठी सामने आरशी को देख रही थी। माया की हालत देख उन तीनों की आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए। सुमित्रा धीमे से अपनी जगह से उठी और माया के पास आ उसे अपने सीने से लगा लिया। माया ने अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। सुमित्रा धीरे धीरे माया की पीठ सहलाते हुए बोली, माया मेरी बच्ची, ये सब कैसे हुआ है, किसने किया है, तुम्हें कुछ पता है इन सब के बारे में? अगर तुम आज खुराना मैंशन छोड़कर नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर आगत की नजरें भी माया को देख रही थी। माया की ऐसी हालत देख उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ और वो अपना फोन निकालते हुए धीमी सी आवाज में बोला, अंकल पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, अब वही पता लगा सकते हैं ये सब किसने किया है। आई एम श्योर कोई पुराना दुश्मन ही होगा जिसने ये सब किया है। अभिमान अंकल और आरशी आंटी का मर्डर हुआ है, इसलिए पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वो पुलिस को कॉल करने लगा था। हाँ बेटा, सही कहा है तुमने, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जिसने भी हमारे भाई को मारा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे रिश्ते जैसे भी हो पर अभिमान और आरशी थे तो हमारे अपने ही, हम उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। जिस किसी ने भी ये सब किया है उसे सजा जरूर मिलकर रहेगी। वीरेन ने लाल आंखों से अभिमान और आरशी की डेड बॉडी को देखते हुए कहा। आगद ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और उसने पुलिस को कॉल मिला दिया। कोई जरूरत नहीं है पुलिस को कॉल करने की, मुझे पता है ये सब किसने किया है और उसके साथ क्या करना है ये भी मुझे अच्छे से पता है। मौत के बदले मौत और दर्द के बदले दर्द, यही हुसूल होता है बदला लेने का। जिसने भी ये किया है उसे भी इसी दर्द से गुजरना पड़ेगा। माया ने लाल आंखों से आगत को देखते हुए अपनी बेहद ही कर्कश आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर सबने एकदम से माया की तरफ देखा और उसकी नफरत से लाल हो चुकी आंखों को देखते ही एक पल के लिए सब कांप गए। आगत जिसने पुलिस को कॉल मिला दिया था, माया की बात सुन उसने वापस कॉल कट कर दिया। माया ने एक नज़र उन सबको देखा और फिर तुरंत सुमित्रा से अलग हो वो घर से बाहर निकल गई। उससे आरशी और अभिमान को नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो कुछ देर के लिए बाहर चली गई थी। माया के जाते ही वीरेन ने एक गहरी सांस लेकर आगत की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, प्रिपेयर फॉर द फ्यूनरल। अगर माया पुलिस की इनविटेशन नहीं चाहती है तो फिर हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। ये बोलते हुए उसने उदासी से एक नज़र अभिमान की तरफ देखा और फिर वो भी बाहर चला गया। दिया और सुमित्रा दोनों अपने मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। तभी कामिनी उनके पास आई और वो सुमित्रा के कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देते हुए बोली, सुमित्रा जी बस कीजिए, आपके रोने से जो चला गया है वो वापस नहीं आने वाला है, संभालिए खुद को। ये सुनते ही सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से कामिनी की तरफ देखा और वो हल्का सा उठ झट से कामिनी के गले लग गई। सुमित्रा कामिनी के गले लगकर रोते हुए बोली, हम अभिमान और आरशी को पसंद नहीं करते थे पर हम ये कभी नहीं चाहते थे कि वो हमें छोड़कर चले जाए। ये बोलते हुए वो कामिनी से अलग हुई और आंसू भरी आंखों से आरशी और अभिमान की तरफ देखने लगी। आगद वही खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो धीरे से खुद में बोला, ये सब किया किसने है? जिस किसी ने भी किया है ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं होगा उसके लिए। ये बोलते हुए वो भी बाहर चला गया। वो बाहर आया तभी उसके कदम एक जगह आकर रुक गए और वो चुपचाप सामने देखने लगा, जहां माया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए मेन डोर के पास खड़ी सामने देख रही थी। आगद को माया की पीठ दिखाई दे रही थी।
अंगद ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो और कौन है वो जिसने अंकल आंटी को मारा है? मुझे भी जानना है उसका नाम। अंगद ने पीछे से अपना एक हाथ माया के कंधे पर रखते हुए कहा। अंगद का हाथ अपने कंधे पर महसूस करते ही माया ने हल्का सा सर घुमा, एक बार अपने कंधे पर रखे अंगद के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। माया की नज़रों को देख अंगद ने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया और वो धीमी सी आवाज में बोला, प्लीज माया बताओ ये सब किसने किया है? माया बीच में बोली, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है ये सब किसने किया है? वो जो भी थे मेरे मॉम डैड थे, तुम्हारे कुछ नहीं लगते थे, इसलिए तुम बस अपना ध्यान रखो, मेरा मैं अपने आप देख लूंगी, बोलकर वो वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अंगद पीछे से उसे देखते हुए तेज आवाज में बोला, इतना एटीट्यूड किस बात का है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, तो फिर अब क्या हो गया है? मेरे आगे पीछे घूमने वाली लड़की आज मुझसे बात तक नहीं करना चाहती है। इस चेंजमेंट का रीजन क्या समझूं मैं? कोई और मिल गया है या फिर मेरी अटेंशन पाने का कोई नया? अभी उसने इतना ही बोला था तभी माया एकदम से उसकी तरफ पलटी और हल्की तेज आवाज में बोली, मिस्टर अंगद मेहरा, तुम्हें जो रीजन समझना है समझ लो, तुम्हारी थिंकिंग पर मेरा कंट्रोल नहीं है। ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में कौन आएगा कौन जाएगा ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। अपनी हद में रहो वरना बेहद होने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे जिन्हें देख एक पल के लिए अंगद भी अपनी जगह खड़ा कांप गया था। माया ने कुछ पल अंगद को देखा और फिर वो सीधा घर के अंदर चली गई। इधर दूसरी तरफ एक जगह जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहां खाली मैदान के अलावा और कुछ नहीं था। तभी अचानक वहां जोर की हवा चलने लगी। उस हवा से चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी। वो हवा नेचुरल नहीं थी बल्कि किसी के प्राइवेट जेट की थी। तभी जेट उस मैदान में उतरा और उसका डोर ओपन कर एक शख्स बाहर आया, जिसका चेहरा इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। उसकी काली आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रखी थी, जो उसे बहुत डेंजर लुक दे रही थी। वो शख्स कोई और नहीं लक्ष्य था, जो अभी बर्लिन से लंदन आया था। तभी उसके पीछे से रिवांशी जेट से बाहर आई। उसे दो फीमेल गार्ड ने पकड़ा हुआ था। रिवांशी का छोटा सा चेहरा इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। वो उन गार्ड्स से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर गार्ड्स ने उसे कस के पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो उनसे छूट नहीं पा रही थी। अरे छोड़ो मुझे, और तुम लोगों को मुझसे चाहिए क्या? मुझे जाने क्यों नहीं देते हो तुम सब? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं भाई के साथ नहीं रहती थी, मैं तो यही लंदन में रहती थी, इसलिए मुझे बर्लिन के बारे में कैसे पता होगा? और वैसे भी भाई किसी को कुछ नहीं बताते हैं। वो और आग्नेय भाई अपना काम खुद ही देखते हैं। मुझे और अक्षत भाई को उनके काम के बारे में कुछ नहीं पता है। रिवांशी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा। रिवांशी के चिल्लाने की आवाज सुनकर लक्ष्य का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर अजीब तरह से अपने फोरहेड पर दो उंगलियों को रब करते हुए धीमी सी आवाज में बोला, आग्नेय वालिया, रिवांश वालिया। इतना बोल वो एकदम से रिवांशी की तरफ पलटा और दूसरे ही पल वहां एक जोर की चटाक की आवाज गूंज गई। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। रिवांशी के चिल्लाने की आवाज सुनकर लक्ष्य का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर अजीब तरह से अपने फोरहेड पर दो उंगलियों को रब करते हुए धीमी सी आवाज में बोला, आग्नेय वालिया, रिवांश वालिया। इतना बोल वो एकदम से रिवांशी की तरफ पलटा और दूसरे ही पल वहां एक जोर की चटाक की आवाज गूंज गई। रिवांशी का सर एक तरफ झुका हुआ था और लक्ष्य का हाथ उसके गाल के पास था। लक्ष्य गुस्से से रिवांशी को देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से आग उगल रही थी। रिवांशी के चेहरे पर लक्ष्य की पांचों उंगलियों के निशान छप चुके थे। कुछ पल के लिए सब कुछ एकदम से शांत हो गया।
रिवांशी अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी और उसका एक हाथ अपने गाल पर था। कुछ पल बाद रिवांशी ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें नीचे ग्राउंड को देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। उनमें बेहिसाब नमी के साथ गुस्सा साफ झलक रहा था। रिवांशी ने एकदम से अपना सर उठा सामने खड़े लक्ष्य को देखा और दूसरे ही पल एक खींच के थप्पड़ लक्ष्य के गाल पर जड़ गया। लक्ष्य जो गुस्से से खड़ा रिवांशी को देख रहा था, उसे रिवांशी के इस एक्शन की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। उसका सर एक तरफ झुक गया और उसका एक तरफ का गाल जिस पर रिवांशी ने थप्पड़ मारा था वो पूरा सुर्ख लाल हो चुका था। उसके गाल को देखकर ही पता चल रहा था कि रिवांशी ने उसे कितना जोर का थप्पड़ मारा है। इधर वे दोनों फीमेल बॉडीगार्ड अपनी आंखें फाड़े ओ मुंह खोले हैरानी से कभी लक्ष्य को देखती तो कभी रिवांशी को। तभी अचानक रिवांशी ने लक्ष्य का कॉलर पकड़ झटके से अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से मगर धीमी आवाज में बोली, चुप हो तो ये मत समझना कमजोर हूँ। थप्पड़ तो मैंने आज तक अपने भाइयों से भी नहीं खाया है, तुमसे तो फिर भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिवांशी वालिया हूँ मैं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन। रिवांश वालिया की बहन को कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर तुम्हारी पकड़ में आ सकती हूँ तो आज़ाद भी हो सकती हूँ। अभी तक यहाँ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्ट्रांग हो, बल्कि मैं खुद यहाँ रह रही हूँ। वरना तुम तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे यहाँ से भागने से नहीं रोक सकती है। ये बोलते हुए उसकी पकड़ लक्ष्य के कॉलर पर कसती जा रही थी। लक्ष्य की नजरें रिवांशी के हाथों पर टिकी हुई थी। उसकी बात सुनकर उसने तुरंत सर उठा, अपनी लाल आंखों से रिवांशी को देखा और फिर रिवांशी के दोनों हाथों को पकड़ अपनी कॉलर से झटकते हुए बेहद ही सर्द आवाज में कहा, कॉलर छोड़ो मेरा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। वो हाल करूंगा जो जिंदगी भर याद रखोगी। ये बोलते हुए उसने रिवांशी के हाथ अपनी कॉलर से झटक दिए और वो दोनों गार्ड्स की तरफ देख बेहद ही सर्द आवाज में बोला, अभी के अभी इसे मेरी नजरों के समाने से ले जाओ, वरना पता नहीं मैं इसके साथ क्या कर बैठूंगा। मुझे थप्पड़ मारने की सजा तो इसे मिलेगी, बट अभी सही वक्त नहीं है। गुस्सा आ रहा है मुझे और ये नाजुक सी कली मेरे गुस्से को नहीं झेल पाएगी। ये बोलते हुए उसने लाल आंखों से रिवांशी की तरफ देखा जो अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। लक्ष्य का ऑर्डर सुनते ही वे दोनों गार्ड जल्दी से रिवांशी के पास आने को होती है, लेकिन तभी रिवांशी एकदम से उनकी तरफ पलटी और एक गार्ड को उसकी गर्दन से पकड़ उसकी नेक पर एक जगह जोर से अपनी फिंगर को प्रेस किया। उसके ऐसा करते ही अचानक ही उस गार्ड की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और दूसरे ही पल वो बेहोश हो नीचे गिर गई। वो दूसरी गार्ड जो रिवांशी के पास उसे पकड़ने के लिए आ रही थी, पहली गार्ड को बेहोश देख उसके कदम हैरानी से अपनी जगह ही रुक गए। उसने एक बार हैरानी से नीचे बेहोश पड़ी गार्ड को देखा और फिर रिवांशी को देखने लगी। रिवांशी ने एक नज़र उस गार्ड की तरफ देखा और फिर अपनी 2 उंगलियों उसे पीछे जाने का इशारा किया। रिवांशी का इशारा समझते ही उस गार्ड ने तुरंत हैरानी से लक्ष्य की तरफ देखा जो खुद हैरानी से रिवांशी को देख रहा था। मासूम सी दिखने वाली रिवांशी इस वक्त बिल्कुल भी मासूम नहीं लग रही थी। सर, उस गार्ड ने बेहद ही धीमी सी आवाज में लक्ष्य का नाम पुकारा। गार्ड की आवाज सुनकर लक्ष्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा जो आंखों से ही उसे क्या करना है ये पूछ रही थी। लक्ष्य ने कुछ पल रुककर उसे वहां से जाने का इशारा किया और अपने कदम रिवांशी की तरफ बढ़ा दिए। इधर उस गार्ड के जाते ही रिवांशी लक्ष्य की तरफ पलटी, लेकिन तभी उसका सर किसी के सीने से टकरा गया और उसकी हल्की सी आह निकल गई। रिवांशी अपनी आंखें बंद कर धीरे से अपने सर को सहलाते हुए बोली, आह, ये वॉल कहाँ से आ गई बीच में? अब तक तो कुछ नहीं था। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोल सामने देखा और सामने खड़े लक्ष्य को देखते ही वो एकदम से हड़बड़ा कर पीछे होने को होती है, पर तभी जल्दबाजी के कारण उसके कदम लड़खड़ा गए और वो नीचे गिरने को होती, पर वो नीचे गिरती उससे पहले ही लक्ष्य ने उसे कमर से पकड़ गिरने से बचा लिया। रिवांशी ने गिरने के डर से कस के अपनी आंखें बंद कर ली, पर कुछ पल बाद जब उसे गिरने का एहसास नहीं हुआ तो उसने दूसरे ही पल तुरंत अपनी आंखें खोल देखा और उसकी नजरें सीधे लक्ष्य के हैंडसम फेस पर पड़ी जो इस वक्त उसके बेहद नजदीक था। लक्ष्य हल्का सा रिवांशी पर झुका हुआ था और उसकी हेजल आंखें रिवांशी की काली गहरी आंखों में देख रही थी।
तभी लक्ष्य ने उसे सीधा खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, किस लिए आए हो तुम यहाँ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इतना तो मुझे समझ आ चुका है, तुम मेरे आदमियों की वजह से यहाँ नहीं रुकी हुई हो बल्कि अपनी मर्जी से यहाँ हो। तुम्हें फाइटिंग आती है इसलिए डरने वाली तुम हो नहीं, इसलिए तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है ये आराम से बता दो, वरना मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। ये बोलते हुए वो रिवांशी के काली गहरी आंखों में देख रहा था। उसकी बात सुनकर रिवांशी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा लक्ष्य के पास आई और उसके चेहरे पर झुकते हुए मुस्कुरा कर बोली, लेट ही सही, तुमने अपना माइंड तो यूज किया। सही कहा तुमने, यहाँ मैं अपनी मर्जी हूँ क्योंकि कोई मुझे किडनैप कर सके इतनी किसी की औकात नहीं है। मेरा किडनैप हुआ होता तो मेरे चारों भाई अब तक सारी दुनिया को आग लगा चुके होते। उन सबकी इकलौती बहन हूँ मैं, मासूम हूँ पर कमजोर नहीं। ये बोलते हुए उसकी गर्म सांसें लक्ष्य के चेहरे पर पड़ रही थी। चारों भाइयों का नाम सुनते ही लक्ष्य का चेहरा एक बार फिर गुस्से से कांपने लगा था। उसने गुस्से से रिवांशी को कमर से पकड़ अपने बेहद करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कितनी बार कहा है अपने भाइयों का नाम मेरे सामने मत लिया करो। तुम्हारे भाइयों का नाम सुनकर गुस्सा आता है मुझे। और अभी उसने इतना ही बोला था तभी रिवांशी जल्दी से उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, गुस्सा आ रहा है तुम्हें? कोई नहीं, अभी शांत हो जाएगा तुम्हारा गुस्सा। इतना बोल वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और अपनी आंखें बंद कर लक्ष्य के होंठों को कैप्चर कर लिया। रिवांशी के इस एक्शन से लक्ष्य जो अब तक गुस्से में था वो हैरानी से अपनी जगह खड़ा रह गया। उसका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। उसे 1 मिनट का टाइम लगा ये समझने में कि अभी उसके साथ क्या हुआ। 1 मिनट बाद लक्ष्य को एकदम से होश आया। उसने झट से रिवांशी की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद किए पैशनेट होकर उसे किस कर रही थी। लक्ष्य तुरंत उसे खुद से दूर करने को होता है लेकिन तभी रिवांशी ने उसके एक हाथ को पकड़ अपनी कमर पर रख दिया और उसके और पास होकर उसे किस करने लगी। लक्ष्य हैरानी से बस रिवांशी को देखे जा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद रिवांशी हल्का सा लक्ष्य से दूर हुई और उसकी आंखों के देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अब शांत हुआ तुम्हारा गुस्सा? उसका ये सवाल सुनते ही लक्ष्य चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? और तुम चाहती क्या हो? तभी रिवांशी बीच में बोली, तुम्हें चाहती हूँ मैं। जब पहली बार तुम्हें मैगजीन के कवर पेज पर देखा था ना, तभी तुमसे इश्क वाला लव हो गया था और इसलिए ही मैं लंदन से बर्लिन आई थी सिर्फ तुमसे मिलने। तुम्हारे आदमी जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था वो तुम्हारा नहीं मेरा आदमी था, मतलब मेरा आदमी नहीं था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे तुम्हें मेरे बारे में बताने के और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुम मुझे मिल गए और आज हमारी फर्स्ट किस भी हो गई। ये बोलते हुए उसने लक्ष्य की तरफ अपनी आई विंक की और फिर उसकी तरफ अपनी एक फिंगर पॉइंट करते हुए बोली, अब बस शादी करनी है, उसके बाद तुम और मैं हमेशा के लिए हम हो जाएंगे। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ आपस में उलझा अपने सीने पर रख लिए। इधर उसकी बात सुनते ही अचानक ही लक्ष्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी अचानक उसने अपना सर झटका और वो गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं और तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बहन हो, इसलिए भूल जाओ कि तुम और मैं कभी साथ में होंगे। वैसे मुझे नहीं पता था मेरे ही दुश्मन की बहन का दिल मुझ पर आ जाएगा। चलो अच्छा है, मेरा खेल और आसान हो जाएगा। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। वही उसकी बात सुनकर रिवांशी के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो गई और वो सवालिया नजरों से लक्ष्य को देखने लगी। तभी लक्ष्य हल्का सा उसके करीब हुआ और उसके कान के पास अपने होंठ ले जा धीमी सी आवाज में बोला, तुम्हारी औकात लक्ष्य खुराना की मिस्ट्रेस बनने की है न कि बीवी। अगर मिस्ट्रेस बनना चाहती हो तो बेशक बन सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर टेढ़ा कर रिवांशी की तरफ देखा जो उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे ही देख रही थी। उसकी ये बात सुनकर रिवांशी ने एकदम से उसे हल्का सा खुद से दूर धक्का दिया और उसकी आंखों में देखकर बोली, अपनी हद में रहो लक्ष्य, तुमसे प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाओ। मेरे लिए ऐसे वर्ड्स यूज करने की गलती दोबारा मत करना। ये सुनते ही लक्ष्य हल्का सा हंसा और बोला, क्या हुआ, गुस्सा आया? आना भी चाहिए, गुस्से वाली बात ही है।
अब चुपचाप निकलो यहाँ से, मेरे पास और भी बहुत काम है। बोलकर उसने एक नज़र रिवांशी को देखा और फिर कुछ दूर खड़ी अपनी कार की तरफ जाने लगा। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, रिवांशी ने पीछे से तेज आवाज में कहा। ये सुनते ही लक्ष्य के कदम रुक गए। उसने हल्का सा सर घुमा रिवांशी की तरफ देखा जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। लक्ष्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरे साथ चलने के लिए पहले मेरे काबिल बनो। तुम मेरे लिए अनजान थी और अनजान रहोगी। मेरे दुश्मन की बहन को अपने साथ रखने की पहले एक वजह थी मेरे पास, लेकिन अब कोई वजह नहीं है, इसलिए तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बोलकर वो बिना रिवांशी की बात सुने अपनी कार में बैठ गया। रिवांशी अभी भी वही खड़ी नम आंखों से लक्ष्य की कार को देख रही थी। कुछ ही देर में लक्ष्य की कार वहां से निकल गई और रिवांशी वही खड़ी बस उस कार को जाते देखती रह गई। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।